हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना क्या कर दिया था, चैप्टर ऑसिलेशन शुरू कर दिया था और हमने क्या देखा कि उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है पीरियोडिक मोशन, क्या होता है ऑसिलेटरी मोशन, एग्जांपल्स क्या होते हैं उनके, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा। अब जो ये वीडियो रहेगा इसमें हम क्या देखेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में देखेंगे। मतलब ये वीडियो और इसके जो बाद वाला वीडियो रहेगा, दोनों वीडियो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर ही पूरा बेस्ड रहेंगे। उसके बारे में हम पूरा डिटेल में देखेंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और जितनी भी चीजें हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसा फेज रहता है, ये सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वाला कौन सा पार्ट है, हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का। इसके पहले हमने एक ही पार्ट पढ़ा है और उसके पहले तो ऑलरेडी हमने 5 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए हैं इस 11 की सीरीज में। तो जितने भी लोग नहीं देखे हैं वो क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। तो आपके वो सब चैप्टर भी क्या होते जाएंगे, स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर सबसे पहले डेफिनेशन के साथ कि क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। नॉर्मल सेंस में बोले तो कैसा मोशन होगा, जो एक टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, एक मीन पोजीशन से आगे पीछे हो रहा है, वैसा ही। तो इसी में अलग अलग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की कैसी कंडीशन आएगी, यही मेन समझना रहेगा और कैसे इसके हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, a special type of motion in which particle moves टू एंड फ्रो रिपीटेडली। एक स्पेशल टाइप का मोशन होता है जिसमें एक मीन पोजीशन होगी और पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे टू एंड फ्रो क्या करेगा, बार बार रिपीटेडली मूव करेगा दो अपने एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में, और जीरो वाला क्या होगा, मीन पोजीशन होगी। अबाउट ए मीन पोजीशन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ए रीस्टोरिंग फोर्स। अब अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ए रीस्टोरिंग फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी वो अपने मीन पोजीशन से कहीं भी मूव करके जाएगा तो एक क्या होगी, एक रीस्टोरिंग फोर्स उसमें एक्ट होगी। ये जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है इसको आप एक नॉर्मल स्प्रिंग वाली फोर्स की जैसा भी समझ सकते हैं। यदि स्प्रिंग में कोई चीज अटैच्ड है और वो रखी हुई है हॉरिजॉन्टली, तो आप उसको पुश करेंगे तो स्प्रिंग क्या करती है, एक रीस्टोरिंग फोर्स देती है उसको वापस मीन पोजीशन पे लाने के लिए। या आप किसी स्प्रिंग को खींचोगे अपनी मीन पोजीशन से तो स्प्रिंग क्या करेगी, वापस दबने की कोशिश करेगी। तो ये वैसी वाली क्या लगेगी, उसको रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी। तो मतलब जब भी एक पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से किसी भी तरफ जाएगा, एक तरफ वाले हिस्से को अपन मान लेंगे पॉजिटिव और अगले तरफ वाले हिस्से की डिस्प्लेसमेंट को, मतलब जो भी डिस्टेंस है उसको हम नेगेटिव मान लेंगे। जिस भी तरफ जाएगा पार्टिकल तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, उसको वापस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स विच इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से हमें क्या समझ में आया, एक टू एंड फ्रो मोशन, एक प्रकार का ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेट करने टाइप वाला मोशन, जिसमें क्या होगा, वो मोशन कैसे होगा, रीस्टोरिंग फोर्स के इन्फ्लुएंस के कारण बार बार पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन में आने की कोशिश करेगा और एक मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, वो टू एंड फ्रो क्या करेगा, ट्रेवल करेगा आगे पीछे। ठीक है, डायग्राम से भी समझेंगे एकदम अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। जो रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या होती है, कैसे हम उसको इमेजिन कर सकते हैं। जो रीस्टोरिंग फोर्स पार्टिकल को खींच के लाने की, अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी, रीस्टोरिंग फोर्स इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं आपको डायग्राम में भी दिखाऊंगा तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। द रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। जो भी रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो क्या करेगी, मीन पोजीशन के तरफ ही क्या होगी, डायरेक्ट होगी। चाहे पार्टिकल किस तरफ भी हो, उसके लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, किसी भी तरफ पार्टिकल हो, वो उसको रीस्टोरिंग फोर्स को उसके मीन पोजीशन पे ही लाने की कोशिश करेगी। एंड इट्स मैग्नीट्यूड एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और जो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, मतलब जो उसको हम क्वांटिटी वाइज कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। मतलब यदि बोल दें कि रीस्टोरिंग फोर्स एफ है तो जो उसका मैग्नीट्यूड है एफ क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मान सकते हैं, एक्स से मान सकते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक्स और एक तरफ नेगेटिव एक्स। ये मीन पोजीशन हो गई, यहां पे हम मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स और यहां पे हम मान लेते हैं नेगेटिव एक्स। तो किसी तरफ भी जाए वो फोर्स कितनी ज्यादा होगी, जितना वो पार्टिकल क्या होगा, अपने मीन पोजीशन से दूर होगा। इस तरफ भी जाएगा तो एक्स बड़ा होगा मीन पोजीशन से, इस तरफ भी जाएगा तो एक्स बड़ा होगा, और एक्स से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगी, एफ होगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक कांस्टेंट लगा देंगे के। एक प्रकार से जैसे स्प्रिंग की जो फोर्स होती है, जो स्प्रिंग के स्टिफनेस पे डिपेंड करती है, ये एक प्रकार की वैसी ही फोर्स रहेगी। ठीक है,
और उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट का मतलब ये है कि वो पार्टिकल मीन पोजीशन से कितना भी दूर है, किसी भी पल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब उसी समय में। और अच्छे से चीजें क्लियर होगी आगे जाके जब हम डायग्राम देखेंगे। तो अभी हमने क्या समझा कि जो भी रीस्टोरिंग फोर्स उस पर एक्ट होगी, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स से। एक्स मतलब क्या, जो भी उसका डिस्टेंस है मीन पोजीशन के राइट हो या लेफ्ट हो। एज द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एट एनी पॉइंट इन इट्स ऑसिलेशन। अब क्या होगी, जो भी रीस्टोरिंग फोर्स होगी ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट होगी। मतलब पार्टिकल किस भी तरफ है, यदि मीन पोजीशन ये और पार्टिकल इस तरफ है तो वो उसको इसी तरफ लाने की कोशिश करेगी। पार्टिकल इस तरफ है तो भी वो उसको क्या करेगी, मीन पोजीशन तक ही लाने की कोशिश करेगी। दस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए ऑलवेज ए सिनुसॉइडल फंक्शन। सिनुसॉइडल फंक्शन मतलब क्या होते हैं, जो साइन कर्व होते हैं, कॉस कर्व होते हैं, कैसा वेरी करते हैं, वो ऐसा ऐसा वेरी करते हैं, हमेशा मीन पोजीशन के आसपास ही वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। साइन कर्व हो गया, कोसाइन कर्व हो गया, ये सब ऐसे ऐसे ही वेरी करते हैं। मतलब बीच वाला जो पोजीशन है ये क्या है, मीन पोजीशन। एक पॉजिटिव तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिव तरफ बढ़ते हैं। सेम ऐसी क्या होता है, कॉस का कर्व भी होता है जिसको हम बहुत लेंगे, बस वो ओरिजिनली क्या होता है, कुछ वैल्यू से स्टार्ट होता है। और साइन कहां से शुरू होता है, ओरिजिन से शुरू होता है। तो ये साइन कर्व और कॉस कर्व भी जो रहता है इसी को बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी यही दोनों कर्व को हम क्या बोलते हैं, सिनुसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम बोलते हैं। साइन कर्व और कोसाइन कर्व, ये वर्ड आपको बहुत बार देखने मिलेगा। तो याद रखना, सिनुसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम मतलब क्या होगा, वो साइन कर्व और कोसाइन कर्व। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में देखा है कि सिंपल पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, वही। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इक्वेशन, क्या मेन इक्वेशन होती है एसएचएम की। Equation of SHM, simple harmonic motion. Consider a particle oscillating back and forth about the origin of an x-axis. एक पार्टिकल को मानते हैं वो क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है। बीच में क्या है, उसका ओरिजिन है। एक तरफ ए, जनरली हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का एम्पलीट्यूड रहता है ये, बट यहां पे क्या शो कर रहा है, वो एक प्रकार से डिस्टेंस ही शो कर रहा है। जैसे प्रीवियस डायग्राम में हमने एक्स बनाया था, यहां पे ए क्या डिस्टेंस शो कर रहा है, पॉजिटिव डिस्टेंस इस तरफ, क्योंकि एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव रहता है और इस तरफ नेगेटिव। और यही पार्टिकल है, ओरिजिन बोले या मीन पोजीशन पे है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा बिटवीन द लिमिट्स प्लस ए एंड माइनस। प्लस ए माइनस ए कुछ नहीं है, एक प्रकार का क्या शो करेगा, यहां पे डिस्टेंस शो करेगा। आगे जाके देखेंगे तो वो क्या शो करने लग जाएगा, एम्पलीट्यूड शो करने लग जाएगा हमें कर्व में, साइन कर्व और कोसाइन कर्व में। तो ये पार्टिकल है, ये अपने ओरिजिन से इधर उधर ऑसिलेट कर रहा है। यहां पे गया तो क्या हो जाएगा, प्लस ए पोजीशन पे आ जाएगा, यहां पे आया तो माइनस ए पोजीशन पे आ जाएगा। एक प्रकार से इसको आप समझिए प्लस एक्स माइनस एक्स एज गिवन बिलो द फिगर। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल यहां पे ऑसिलेट कर रहा है, इसको यदि हम रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो एक कैसे देख सकते हैं, हम एक स्प्रिंग से मान सकते हैं। जैसे एक स्प्रिंग को एक दीवार में फिक्स कर दें और उसमें एक मास रख दें, तो ये मास को यदि हम जब भी ऐसे दबाएंगे यहां पे, तो स्प्रिंग क्या होगी, दबेगी, तो एक क्या होगी, इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो उसको वापस इसी ओ पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। तो यही क्या है, यही रीस्टोरिंग फोर्स हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज करेंगे। यदि इस ब्लॉक को मैं पॉजिटिव एक्स तरफ खींचता हूं तो भी स्प्रिंग क्या करेगी, इसको खींच के वापस इसी पोजीशन पे ले आएगी। अंदर दबाऊंगा तो इस तरफ वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव एक्स, जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा स्प्रिंग फिर से एक रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी और वापस यहां पे ले आएगी। और वो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, यदि हम मैग्नीट्यूड देखें तो के एक्स ही होता है। एक्स एक प्रकार का क्या है, डिस्टेंस बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोले, वही। और फिर हम आगे जाके साइन भी देखेंगे, क्यों, क्योंकि वो हमेशा ऑपोज करती है, उसको रिस्टोर करती है उसकी पोजीशन पे। हम फोर्स लगाएंगे ऐसे इसमें, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, दब जाएगा। मगर रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या करेगी, उसको दबा के वापस ओ पोजीशन पे ले आएगी। तो ऐसी क्या होगी, ये पार्टिकल भी जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा तो इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, जो क्या होगी, अब जैसे जो उसमें एक कांस्टेंट आता है, पहले तो हमने पहली लाइन देख ली कि फोर्स क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके डिस्प्लेसमेंट। यहां पे एक्स से शो हुआ, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दे हम ए, जो भी उसकी डिस्प्लेसमेंट है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज होता है। वो कांस्टेंट हमेशा ना इसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे स्प्रिंग का जो स्टिफनेस होती है के, वो उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का एक एग्जांपल हो गया। यदि हम इसको दबाएं या स्ट्रेच करें, खींचें, तो वो उसको वापस मीन पोजीशन पे ले आएगा। दूसरा, यदि हम एग्जांपल देखें तो जो भी हमारे गाड़ियों के पिस्टन्स होते हैं या बहुत सारे पंप होते हैं
या आप कहीं हवा भराने जाते होंगे तो आप देखते होंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रखे रहते हैं। मतलब सिंपल अपने गाड़ियों के इंजन के बारे में सोचिए, जो पिस्टन होता है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे एक ही पोजीशन के अबाउट मूव करता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या रहता है, उसको भी हम एक प्रकार से रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी ले लेते हैं। तो ऐसे मोशन को हम एक पिस्टन सिलेंडर के मोशन से जान के समझ सकते हैं आसानी से। ये पिस्टन भी कैसे मूव होता है, इतना बड़ा उसका एरिया और वो ऐसे आगे पीछे इसी में मूव होते रहेगा हमेशा। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही इसको हम कंसीडर करते हैं एक प्रकार से। तो सेम ये भी पार्टिकल क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा यहां पे। और कैसे रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, तो उसके लिए ये एग्जांपल, दबाएंगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, वापस उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, खींचेंगे तो भी स्प्रिंग उसको वापस ले आएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, दिस ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सेड टू बी एसएचएम। जो ये पार्टिकल का ऑसिलेटरी मोशन है उसको हम एसएचएम बोल सकते हैं इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स of the particle from the origin varies with time as, इसको हम डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं कब, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी, xt। xt का मतलब क्या हुआ कि x एक प्रकार की क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसी भी पोजीशन की मतलब ये पार्टिकल जैसे ऊपर वाला देखें तो पार्टिकल का कहीं से भी हम डिस्टेंस ले सकते हैं उसके ओरिजिन से। यदि मैं बोल दिया कि ये पार्टिकल, ये तो ए उसका मैक्स पॉइंट है, मैक्सिमम, यदि वो पार्टिकल यहां पे आ गया ये वाले पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे मैं क्या बोलूंगा, ये डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, एक्स है। तो एक्स क्या बताएगा यहां पे, डिस्प्लेसमेंट। कहीं भी हो सकता है वो एक्स, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, इधर तरफ वाले को नेगेटिव भी ले ले, कहीं भी ले ले, मतलब ये एक्स कहीं भी पोजीशन हो सकती है। ए क्या है, ए मैक्सिमम डिस्टेंस है उसका एक कोने का, और माइनस ए उसके एक कोने का मैक्सिमम डिस्टेंस है। एक्स क्या होगा, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है बीच में। तो पहले क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। अब सेकंड चीज आई टी ब्रैकेट के अंदर। तो टी क्या होगा, ये बोल रहा है कि किसी भी इंस्टेंट में, अब जब एक्स चेंज होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि टाइम चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाइम तो हमेशा एक एक सेकंड आगे बढ़ते रहता है, सेम जैसे हम पीरियोडिक फंक्शन में प्रीवियसली देखे थे। तो जब भी एक्स चेंज होगा टाइम तो चेंज होगा ही होगा। अब यहां पे हम टाइम से भी उसको रिलेट कर सकते हैं कि जब वो ऐसे से मूव कर रहा है तो 10 सेकंड में कहां है, 20 सेकंड में कहां है, ऐसे। तो हमेशा जब डिस्प्लेस होगा तो वो एक टाइम का फंक्शन होगा ही होगा। मतलब कोई भी चीज यदि मूव कर रही है स्पेस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टाइम में मूव ना करे, क्योंकि टाइम तो हर एक सेकंड आगे बढ़ते जाएगा। यदि वो हिलना चालू कर दिया तो टाइम चेंज होना चालू हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डिस्टेंस है वो एक फंक्शन है टाइम का, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगा तो टाइम भी चेंज होगा। अब किसी एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं तो इंस्टेंट का मतलब कि उस इंस्टेंट का डिस्टेंस क्या हुआ, और टी मतलब कितने सेकंड पे, वो 4 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, क्योंकि जब भी वो मूव करेगा टाइम चेंज होगा ही होगा। यदि ये यहां से यहां मूव करने लग गया तो 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो 3 सेकंड पे डिस्टेंस क्या है, तो टाइम भी यहां पे क्या करेगा, मैटर करेगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी रहेगी सारी चीजें, ठीक है। तो कब बोल सकते हैं हम वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, जब उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी, a cos ओमेगा t प्लस फाइव। ये क्या होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी। कॉस की भी इक्वेशन हो सकती है, कॉस के बदले यहां साइन भी हो सकता था, क्योंकि कॉस और साइन क्या है, दोनों सिनुसोइडल फंक्शन है, दोनों एक मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे वेरी करते हैं कर्व में, और वो सेम सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे ही दिखाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। यहां पे जो ए रहता है ये क्या रहता है, एम्पलीट्यूड रहता है। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, जैसे हमने देखा एक तरफ प्लस ए है और एक तरफ माइनस ए है। यदि हम कर्व बनाए तो ये एक प्रकार का क्या है, साइन कर्व में बना दिया, क्योंकि ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो ए क्या बोलते हैं हम उसको, एक प्रकार का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हमारे केस में हम क्या बोलेंगे, वेव के फॉर्म में एम्पलीट्यूड बोलते हैं। हमारे केस में बोलेंगे हम उसका मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, किसी भी तरफ, नेगेटिव हुआ तो इस तरफ होगा, पॉजिटिव हुआ तो उस तरफ हुआ, ठीक है। ओमेगा टी क्या होगा, ओमेगा टी उसका एंगल होगा, मतलब ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से थीटा ही है। ऐसा हम क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि वो कर्व क्या हो रहा है, ऐसे से चेंज हो रहा है यहां पे। तो एक प्रकार से क्या होगा, हर एक पोजीशन पे हमें वैल्यू बताने के लिए उसका एंगल देखना पड़ेगा हर एक पोजीशन पे कि कौन से एंगल में। और हम जानते हैं नॉर्मल तरीके से यदि हम देखें कि क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वो किसके लिए, सीधा चलने वाली चीजों के लिए। यदि कोई चीज रोटेटरी मोशन कर रही है तो उसका कैसे होगा, स्पीड मतलब क्या, ओमेगा इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, नॉर्मल। यहां पे कोई चीज गोल घूम रही है, क्योंकि वो एक प्रकार से ऐसा ऐसा फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन से उसको कंपेयर करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो ये एक एंगल है कि किस एंगल पे है वो, तो उसी एंगल पे हमें एक्स पता चलेगा, ठीक है। फाई क्या होता है, फेज होता है। फेज का मतलब ये है कि वो कितना आगे से चालू हुआ है,
कितना पीछे से चालू हुआ है, हम मोशन कहां से शुरू कर रहे हैं, बीच से शुरू कर रहे हैं, कोने से शुरू कर रहे हैं, पीछे से शुरू कर रहे हैं। तो फाई एक फेज बताता है कि कोई आगे है कि कोई पीछे है। जब दो तीन चीज आ जाएगी, दो तीन वेव्स एक साथ आ जाएगी, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे, कौन पहले चालू हुआ कौन पीछे चालू हुआ। तो फाई क्या बताता है, एक प्रकार से फेज बताता है कि कितना आगे से चालू हुआ, कोई कर्व आगे से चालू हो सकता है तो उसके बारे में। तो कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है जब वो ये सिनुसॉइडल इक्वेशन फॉलो करेगा। ये इक्वेशन कॉस की है, ये इक्वेशन साइन की भी हो सकती है, यहां पे कॉस के बदले साइन भी हो सकता है, क्योंकि दोनों साइन और कॉस कर्व क्या होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब वो हर 2 पाई में रिपीट करते हैं, ये भी 2 पाई में रिपीट होगा, वो भी 2 पाई में रिपीट होगा। और एसएचएम है, कॉस का फंक्शन है, तो सबका टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई। 2 पाई के बाद वो अपना एक कर्व फिर रिपीट करेंगे, 2 पाई के बाद एक बनाए फिर अगला 2 पाई में रिपीट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियसली पीरियोडिक फंक्शन में देखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होती जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक भी चीज डाउट नहीं रहेगी, क्योंकि हर एक चीज को हम इतने बार देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हर एक चीज पे, इतने बार वो एक चीज के ऊपर पॉइंट आएगा कि आपको कभी डाउट नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, वेयर ए क्या है, एक प्रकार का एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड बोले तो वो जब हम कर्व बनाते हैं तो उसके फॉर्म में, यहां पे हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस है एक प्रकार का, कि वो कितना एक जगह से कितना दूसरी जगह तक जा सकता है, पॉजिटिव जगह में और नेगेटिव जगह में, जब पार्टिकल ऐसे से ऑसिलेट कर रहे हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। और फाई क्या होगा, फेज कांस्टेंट या फेज एंगल बोल सकते हैं, कि कितना जल्द आगे से शुरू हुआ वो जो कर्व, क्योंकि वो जो ऐसे ऐसे मोशन है उसको हम एक कर्व के फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। अब वो कर्व कितना आगे से शुरू हो रहा है कि नेगेटिव से शुरू हो रहा है, वही फेज बताएगा कि कहां से शुरू हो रहा है। यदि नॉर्मल कर्व हुआ एकदम, जैसे मैं अभी एक कॉस कर्व बनाता हूं तो उसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहती है, फिर वो ऐसे शुरू होता है, तो इसका फेज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि वो एकदम ओरिजिन से ही चालू हो गया, नेगेटिव हिस्से तरफ से चालू नहीं हुआ, उस तरफ वाला हिस्सा पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव। ओके, अब देखते हैं, धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं टाइम के बारे में, कि टाइम का कैसे इसमें रहता है। तो गिवन द टाइम t is taken as 0 when the particle is at position plus a and it's returned to the same position plus a at time t equal to t। तो जब पार्टिकल क्या रहेगा, अपनी एक इनिशियल पोजीशन पे रहेगा। ये इनिशियल पोजीशन कहीं भी हो सकती है, यहां मीन पोजीशन पे भी रह सकता है और वो किसी एक शुरुआत पॉइंट पे भी रह सकता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। आपकी उसको कैलकुलेशन करनी है तो आप कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लें कि वो बीच से शुरू किया है या एक किसी कोने से शुरू किया है, कोई टेंशन नहीं होती इसमें। तो अभी हम मान ले रहे हैं, पहले हम देखें कि यहां से शुरू किया पहले डायग्राम में, अब हम मान ले रहे हैं कि यहां से शुरू कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा सेम चीज रहेगा। इनिशियल वाले डायग्राम में हमने क्या देखा था कि वो बीच से चालू हो रहा है, यहां से चालू होकर ऐसे ऐसे किया। अब हम मान लेते हैं कि वो यहां से शुरू हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर बार चेंज होगा। हमारा जो नजरिया है न्यूमेरिकल्स में वो और चेंज करेगा कि यहां से शुरू किया वहां से शुरू किया। तो एक चीज पहले मान के समझते हैं कि यहां से शुरू कर रहा है पहले, और पहले टाइम के बारे में समझते हैं, फिर हमें और चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो यहां पे जब इस पोजीशन से वो शुरू किया तो वो कैसा मोशन करेगा, यहां से बीच में आएगा, इधर आएगा, फिर बीच में आएगा, फिर ऐसे जाएगा, मतलब वो ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ये उसकी मीन पोजीशन है जिसके अबाउट वो ऑसिलेट करेगा। तो जब वो यहां से शुरू कर रहा है तो हम मानते हैं टाइम 0 है। अभी तो टाइम चालू नहीं किया है, वो मूव करना, जब वो मूव करना चालू होगा तब टाइम आगे बढ़ेगा ना। तो यहां पे टाइम 0 है, और मान लेते हैं पार्टिकल a प्लस वाली पोजीशन पे, बीच से लेके आधा डिस्टेंस को हम बोलेंगे t/4 टाइम है, 1/4 टाइम इसको लग रहा है। तो जब वो यहां से यहां आएगा तो कितना टाइम लगा उसको, t/4, ग्रीन वाली लाइन से आप देख सकते हैं 1/4 टाइम लगा। यहां से यहां तक आया तो 1/4 कितना हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 टाइम लग गया उसको। फिर इधर से जाएगा तो 1/2 प्लस 1/4 करेंगे, फिर उसके बाद टोटल जाएगा तो t टाइम लगेगा, मतलब 1/4 एक ग्रीन वाला, 1/4 सेकेंड, फिर उसके बाद वापिस भी जाएगा बीच में आके, तो फिर 1/4, फिर 1/4, मतलब एक एक पोर्शन को हम क्या मान रहे हैं, 1/4 मान रहे हैं। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 है ना, तो t हो जाएगा। तो यहां से शुरू किया 0 टाइम से, यहां तक आया, आधा टाइम हो गया, फिर 1/4 और बढ़ा और यहां पे पूरा टाइम हो गया। तो जब वापिस यहां से ऐसे मूव करके ऐसे आ जाएगा तो t टाइम हो जाएगा। ये हो गया t टाइम इक्वल टू t हो गया, और यही इसका टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड क्या बताता है, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा है, यहां पे एक साइकिल कंप्लीट होने में t टाइम ले रहा है। अब अगली बार तो फिर से वो यहीं से शुरू करेगा ना, एक बार आया ऐसे आया फिर वापस आ गया, अब अगली बार फिर से यही शुरू करेगा, तो यही t क्या बताएगा, हमें टाइम पीरियड बताएगा। और कॉस और साइन का जितना भी टाइम पीरियड होगा सब क्या होगा, 2 पाई पे वो फिर रिपीट करेगा। तो सिनुसॉइडल फंक्शन का तो 2 पाई ही टाइम पीरियड होगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तो यहां पे आपको समझ में आया कि वो हाफ हाफ ले रहा है।
तो यहां से शुरू किया टी पोजीशन पे, 1/4 टाइम लिया, फिर 1/4 1/2 हो गया, फिर उसके बाद ऑरेंज लाइन से वापस आया वो मिड पोजीशन पे, फिर ऑरेंज लाइन से 1/4 वापस आया, तो ओवरऑल टाइम कितना हो गया, टी हो गया। ठीक है, अब जैसे देख सकते हैं यहां पे आया तो टाइम कितना हो गया, t/2 हो गया, क्योंकि 1/4 और 1/4 प्लस हो गया है। फिर वापस जाएगा वो, तो 1/4 और प्लस होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, t/2 प्लस t/2, टोटल t हो जाएगा, t टाइम हो जाएगा। कैपिटल टी बोले या स्मॉल टी बोले, ओके। तो पहले हमने माना कि कितना मूव करेगा वो सबको हम 1/4 टाइम में बांट दे रहे, ओके। लेट एट एनी इंस्टेंट t, किसी भी पल हम मानते हैं t पे, अब मान लिया हमने कोई भी एक टाइम इंस्टेंट t पे, द पार्टिकल बी एट p, मान लेते हैं कि कोई भी एक पल, कितना भी सेकंड हो सकता है, वो 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड पे o से कहां पे आया, p पे आया। अब वो क्या कर रहा है, बीच से मान लेने की, अब वो बीच से शुरू कर रहा है। पहले हमने एक उधर कोने से शुरू किया, अब मान लेते हैं कि बीच से शुरू किया और यहां पे आया, क्योंकि अब हम फोर्स के बारे में देख रहे हैं उसका। पहले हमें क्या देखा, टाइम पीरियड देखा कि वो पूरा टी टाइम पे कंप्लीट कर लिया एक अपना, कैसे हम उसका टाइम पीरियड को कैपिटल टी देंगे। अब वो बीच से शुरू किया और किसी भी एक पल, किसी भी एक टाइम टी पे वो पी पॉइंट पे आया पार्टिकल, तो यही ब्लू रंग का ही पार्टिकल था, ओ से पी तक आया, ओके। ओ इज टेकन एज दी मीन पोजीशन, ओ को हम क्या मान ले रहे हैं, मीन पोजीशन है, कि इसी के अबाउट वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ऑफ दी पार्टिकल। देन OP इक्वल टू एक्स, ओपी इक्वल टू एक्स मतलब ये जिस भी पोजीशन पे आया वहां तक का डिस्टेंस हम एक्स ले लेते हैं, और क्यों ले रहे, इस तरफ गया तो पॉजिटिव एक्स ले लेते हैं, ठीक है। से मतलब ऐसी एज्यूम कर ले रहे हैं वहां पे कि एक्स है, i.e. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब क्या होगी कि ये मीन पोजीशन से पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होगी p तक, यहां से वो यहां तक मूव किया, ओके। द रीस्टोरिंग फोर्स F acting on the particle at that instant is F is equal to minus kx। ये क्या होगी, यही रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, उस पार्टिकल में एक्ट करेगी। अब जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, वो क्या करने की कोशिश करेगी, उसको हमेशा मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी, कि उसको जीरो पोजीशन पे वो वापस आ जाए, अपने ओरिजिन में आ जाए वापस। तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। ये जो रेड वाला एरो है आपको वही शो कर रहा है कि उसको वो क्या करेगी, वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। अब नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है उसके मोशन के, इसलिए। तो ये क्या होगी, उस पर फोर्स एक्ट होगी। अब ये फोर्स कैसे, इसको भी हम इमेजिन करेंगे आगे जाके कि ये F इज इक्वल टू माइनस के एक्स क्या है। इसको आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल एक स्प्रिंग को भी आप दबाएं और स्ट्रेच करें, खींचे, तो वो भी सेम यही फोर्स लगाता है। और स्प्रिंग के केस में K क्या हो जाती है, उसकी स्टिफनेस हो जाती है। और K किस पे डिपेंड करता है वो वहां पे, कि स्प्रिंग का मटेरियल कैसा है, उसका जो डायमीटर है वो कैसा है, उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पार्टिकल की क्या होगी, एक स्टिफनेस होगी, मतलब उसके जो मोशन है उसी की एक फोर्स होगी जो क्या करेगी, उसको रिस्टोर करेगी। तो इसको भी हम आगे स्लाइड में इमेजिन करेंगे कि ये फोर्स कैसे हो रही है। अभी हमने ये समझा कि ये पार्टिकल O से P तक डिस्प्लेस हुआ एक पॉइंट में, कोई भी एक इंस्टेंट T पे। तो अब क्या होगी, इस इंस्टेंट में क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगी ओरिजिन तरफ। और कितने डिस्टेंस पे है वो, x डिस्टेंस पे, वेयर K इज अ फोर्स कांस्टेंट। यहां पे हम क्या बोलेंगे, K को एक प्रकार के फोर्स का कांस्टेंट है। मतलब वो किस पे डिपेंड करेगा, कि यहां पे तो हम एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं ना, ओरिजिनली वो K किस पे डिपेंड करेगा, कि वो कैसा वाइब्रेशनल मोशन है, मतलब कैसा है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो किस जगह पे हो रहा है, कौन सी चीज ऐसा मोशन कर रही है, तो उस हिसाब से क्या होगा, K डिसाइड होगा। यहां पे तो हम एक कुछ इमेजिनरी केस लेके चल रहे हैं ना, कि जब ऐसा मोशन होगा, ऐसी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम इस ऑसिलेटरी मोशन को सॉल्व करेंगे, यहां पे हम ले रहे हैं। बट जहां पे भी रियल लाइफ में ऐसा होगा, वहां पे K डिपेंड करेगा कि वो कौन सी चीज ऐसा मोशन कर रही है, तो उसका फोर्स कांस्टेंट वहां पे वो डिफाइन होगा। ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन बाई मीटर ही होगी, सिंपल बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से यदि हम K की वैल्यू निकालें तो K क्या हो जाएगा, F के नीचे ही तो x आएगा, F बाई x आ जाएगा। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और x तो एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो न्यूटन बाई मीटर ही तो इसकी यूनिट आएगी K की, ओके। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर। द नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट होगी। यदि पार्टिकल यहां पे रहता तो भी रिस्टोरिंग फोर्स कैसे लगती है, ऐसे लगती है, F। पार्टिकल इधर जा रहा है मगर वो क्या करेगी, उसको O ओरिजिन मीन पोजीशन पे ही लाने की कोशिश करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो अभी हमें हमारे लिए मेन फोर्स जानने का अभी 2 लेक्चर्स में उतना टेंशन नहीं है, नेक्स्ट वाला पार्ट पूरा फोर्स के ऊपर ही है। अभी हमारे लिए क्या है, अभी हमारे लिए इसका काइनेमेटिक एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी है, मतलब मोशन का, एक्सेलरेशन का, पोजीशन का, टाइम का, ये एनालिसिस अभी हम करेंगे 2 वीडियो में।
फोर्स थर्ड वीडियो से चालू होगा मेन। तो यहां पे बस हमें यह जानना है कि कैसे उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगती है जो उसके मोशन को क्या करेगी, वापस ओरिजिन में लाने की कोशिश करेगी, उसकी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगी। द रिलेशन F is equal to minus kx is known as फोर्स लॉ फॉर SHM। इसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स लॉ बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्या है, एकदम इजी तो चीज है कि F is equal to minus kx फोर्स लगेगी, उसको बार बार रिस्टोर करने की कोशिश करेगी वो ऐसे ऐसे, और इसी कारण वो क्या होगा, बार बार ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा या सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ठीक है, तो अभी हमने फोर्स के बारे में देखा, आगे बढ़ते हैं। अब ये फोर्स के बारे में एक बार देखते हैं कि ये जो F इज इक्वल टू माइनस की एक्स फोर्स आती है ये कैसे आती है। तो इसको हम कैसे इमेजिन करेंगे, एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेके। ऑब्वियस ही बात है ये एक स्प्रिंग के रिलेशन से ही हमें मिलती है। तो देखते हैं अब क्या है, एक मास रखा हुआ है स्प्रिंग में, पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अभी वो मस्त आराम से बैठा हुआ है, अभी उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही है, सो कोई टेंशन नहीं है, और यही उसकी क्या है, ओ उसका मीन पोजीशन है। एक एग्जांपल से हम समझ रहे हैं। अब क्या करते हैं, यदि हम इसको दबाते हैं, यदि हम इसको दबा दें तो ये जो F फोर्स लग रही है ये हम नहीं लगा रहे हैं, हम इसको क्या किया, ऐसे दबा दिए। ठीक है, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी, रेड वाली फोर्स पहले भी थी तो वो रीस्टोरिंग फोर्स शो करेगी। यदि हम इसको दबा दें इस तरफ तो स्प्रिंग क्या करेगा, इसको फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग तो अब कंप्रेशन में आ गया है, वो फैलने की कोशिश करेगा, उसको फोर्स लगा के वो वापस ओ में रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। तो ये हुई रीस्टोरिंग फोर्स एक प्रकार की स्प्रिंग की। और ये ब्लॉक भी क्या कर रहा है, एक प्रकार से वैसा ही तो मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे वाला। तो स्प्रिंग कैसे फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स कैसे वो लग रही है इमेजिन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। यदि हम इस ब्लॉक को क्या कर दिए, खींच दिए ऐसे खुद फोर्स लगा के, तो स्प्रिंग क्या हो गई, अब एक्सटेंड हो गई, अब स्प्रिंग वापस आने की कोशिश करेगी अपनी पोजीशन पे। तो अब क्या करेगी, स्प्रिंग इसको ऐसे अपने तरफ खींचेगी। तो ये फोर्स को भले हमने इस साइड ले लिया, मगर ये स्प्रिंग इसको खींचेगी अपने तरफ। कितना डिस्टेंस गया है वो, एक्स डिस्टेंस। अब ये फोर्स कितनी ज्यादा होगी, हमने देखा पहले रिलेशन में कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स की। ऑब्वियस ही बात है, जितना हम इसको दबाएंगे तो उतना ही वो क्या होगा, एक्स मूव करेगा और उतनी स्प्रिंग की फोर्स स्ट्रांग हो जाएगी। हल्का सा दबाए तो स्प्रिंग उसको हल्का सा पुश करेगी, एकदम दबा दिए तो स्प्रिंग उसको घप से फेंकेगी, क्योंकि फोर्स ज्यादा हो जाएगी वहां पे। तो सेम यहां पे भी डिपेंड करता है, जितना उसको खींचेंगे स्प्रिंग उसको उतनी ताकत से क्या करेगी, वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स को इमेजिन कर सकते हैं, जो यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन में लग रही है। ऐसा केस नहीं है वो, मगर आप ऐसे फोर्स को इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे फॉर्मूला आ रहा है हमारा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि वो यहीं से आता है मेन फॉर्मूला। इसी को लेके हम एक प्रकार की रीस्टोरिंग फोर्स बनाते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग शो करती है जब भी हम उसको क्या करें, कंप्रेस या टेंशन में लेके आए। ठीक है, अब यहां पे क्या होती है, F को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग के केस में स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, और F को स्प्रिंग के केस में भी हम क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स ही बोलते हैं। और K क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कैसी बनी हुई है, स्प्रिंग के डायमीटर पे, स्प्रिंग की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे, उस पे डिपेंड करता है। जब हम आगे जाके आप देखेंगे, मतलब आप लोग तो नहीं पढ़ेंगे बट बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जैसे मैंने पढ़ा है मशीन डिजाइन में, तो उसमें हमें पूरा स्प्रिंग को डिजाइन करते हैं, तो वहां पे से समझ में आता है कि ये के पूरा स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो यहां पे भी जो हमने फोर्स कांस्टेंट दिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, वो भी ना कहां पे वैसा मोशन हो रहा होगा उसके कारण वो रीस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करता होगा। ओके, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो फोर्स कैसे लग रही है वहां पे, रीस्टोरिंग फोर्स कैसे आ रही है एक स्प्रिंग को सोच के। ठीक है, अब देखेंगे हम उसके पूरे मोशन के ऊपर कि कैसे उस पार्टिकल की लोकेशन है। देखते हैं टॉपिक, लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे उस पार्टिकल की लोकेशन जो ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ टाइम, मतलब अलग अलग टाइम की वैल्यूज में, कि वो कैसा होगा, कहां पे होगा, क्या होगा, उसके ऊपर में, मतलब कोई भी टाइम हो सकता है, कोई भी वैल्यू पे हम देखेंगे उसको, उसी मोशन को और अच्छे से इमेजिन करेंगे। The following figure shows the position of a particle executing SHM। अब जो आने वाली फिगर वो आपको दिखाएगी कि एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एक्सिक्यूट कर रहा है, R at discrete values of time। किसी भी टाइम की वैल्यू पे उसकी हमें फिगर देखने को मिलेगा। The time interval of each time being t/4। हर एक पोजीशन से टाइम इंटरवल, जैसे हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा, ऐसा मीन पोजीशन है, इसके अबाउट वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस को हमने 1/4 टाइम दिया है, 1/4, फिर वापस आएगा 1/4, फिर वापस आएगा, तो वो पूरा एक टाइम पीरियड टी टाइम में करेगा। और हमने उसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया है, इधर से आया मीन पोजीशन पे, या बीच से भी गया तो इधर गया फिर वापस आया, ऐसे करके। मतलब पूरे टाइम को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो मीन पोजीशन के दोनों तरफ 2 जगह है, तो वो दोनों जगह में 2 बार तो मूव करेगा ही करेगा।
SHM इज नॉट एनी पीरियोडिक मोशन। SHM पीरियोडिक मोशन तो है, ये हम जानते हैं, क्यों? क्योंकि उसका हर एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सेम है, और हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जिसका टाइम पीरियड सेम रहे। हमने क्या एग्जांपल देखा था, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो एक साल ही लगाता है हर बार, ऐसा नहीं कि आज एक साल लगाया कल दो, मतलब अगले साल वो 2 साल लगा देगा घूमने में। तो जो भी मोशन जिसका टाइम पीरियड सेम रहेगा हर साइकिल का, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो SHM पीरियोडिक मोशन तो है ही, बट वन in which displacement is a sinusoidal function of time। तो SHM एक पीरियोडिक मोशन तो है ही, बट यहां पे क्या होता है, ये एक ऐसा पीरियोडिक मोशन है जिसमें जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट होती है वो सिनुसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम होती है। इसका मतलब वो एक प्रकार से साइन कर्व होता है, मतलब ऐसे ऐसे मूव करता है, या हम उसको बोल सकते हैं कॉस कर्व होता है। सिनुसॉइडल फंक्शन का मतलब यही है कि वो साइन कर्व और कॉस कर्व से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। और साइन कर्व कॉस कर्व क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स होते हैं, जो क्या होते हैं, सिंपल पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, सिंपल पीरियोडिक फंक्शन मतलब हर 2 पाई बाद वो क्या करेंगे, अपने कर्व को वापस, अपनी साइकिल को वापस रिपीट करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन तो है ही, साथ ही साथ वो सिनुसॉइडल फंक्शन ऑफ टाइम भी है। ठीक है, अब हम अलग अलग वैल्यूज से देख के समझते हैं कि कैसा उसका कंडीशन होगा। फर्स्ट देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, फिर उसको कोने से शुरू कर देते हैं। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। SHM मोशन में बस आपको इक्वेशन और कैलकुलेट करना सही तरीके से आना चाहिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। तो यहां से ना शुरू करके हम उसको एक कोने से शुरू कर दें ताकि हम अच्छे से इमेजिन कर पाए। ठीक है, तो पहले पार्टिकल यहां पे है, इस जगह में उसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ओरिजिन से वो क्या है, प्लस ए डिस्टेंस पे है। ठीक है, टाइम अभी क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि अभी वो चलना चालू नहीं किया, इधर चलेगा। वेलोसिटी भी क्या है, अभी उसकी 0 है, अभी तो मूव ही नहीं कर रहा है, अभी वो रुका हुआ है, तो वेलोसिटी उसकी 0 है। ठीक है, अब वो यहां से क्या करेगा, बीच पोजीशन पे आएगा यहां पे सेम। अब ये तो एक एग्जांपल है, इसको यदि हमें रियली इमेजिन करना है कि ऐसा कहां होता होगा, तो हम एक गाड़ी का पिस्टन ले सकते हैं, जो हमारी गाड़ी में जो पिस्टन मूव करता है उसी से। तो इससे क्या होगा, हमें उसकी वेलोसिटी का अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि कैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होते रहती है यहाँ पे। तो एक पिस्टन को मान लेते हैं कि एक पिस्टन कैसा रहता है, गाड़ी का इधर पोजीशन पे रहता है। अब वो क्या करता है, बीच में आएगा, फिर एक कोने में जाएगा। तो सेम एक पार्टिकल और उसी के साथ उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी टाइम 0 है, वेलोसिटी उसकी 0 है। अब ये क्या करेगा, बीच पोजीशन पे आएगा, मिड पोजीशन पे आ गया पहले। ठीक है, कितना हम एक एक इंटरवल ले रहे हैं, एक एक डिस्टेंस को 1/4 टाइम ले रहे हैं। तो जब वो बीच पोजीशन पे आ गया तो टाइम कितना हो गया, पहले टाइम देखते हैं। तो टाइम हो गया T/4। T/4 मतलब एक प्रकार से 1/4 ही टाइम लगा उसको। ठीक है, बट हम क्या कर दे रहे हैं, ओरिजिनल टाइम को T मान ले रहे हैं, T/4 उसको टाइम लग गया, कोई टेंशन नहीं, 1/4 ही टाइम लगा उसको, बस हम डिनोट कर दे रहे हैं T/4 से। तो उसको क्या लगा, 1/4 टाइम लगा यहां तक आने में। ठीक है, अब जब वो यहां से आया तो यहां पे ओरिजिनली उसकी वेलोसिटी 0 थी, यहां पे आएगा बीच में तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्स वेलोसिटी रहेगी बीच में। हम उसको रोक के दिखा रहे हैं ना, ओरिजिनली तो वो ऐसे आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, ऐसा अपन एक एक इंस्टेंट पे देख रहे हैं, टाइम की डिस्क्रीट वैल्यू में उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो बीच से कहां आया, मिड पोजीशन पे आया। मिड पोजीशन पे जब वो आएगा ना, मिड पोजीशन से जब वो गुजरता रहेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जब यहां से चलना चालू करेगा तो एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा और बीच पोजीशन तक उसकी वेलोसिटी मैक्स हो जाएगी। अब उसके बाद भी यदि उसकी रफ्तार कम नहीं होती तो वो आगे जाके तो तोड़ देगा, उसको वापस भी मुड़ के आना है। तो उसको क्या करना है, यहां पे आने के बाद उसको अपनी वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, तब वो यहां पे रुक जाएगा, फिर उसके बाद वो इधर एक्सेलरेट करेगा, ऐसा। तो यही चीज हम इस डायग्राम से समझने वाले। पहले यहां से शुरू किया, बीच तक आया, तो यहां से क्या हुआ, वेलोसिटी 0 थी, स्पीड बढ़ाया अपनी, मिड पोजीशन से जब वो गुजर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बस यहीं तक उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, अब उसको कम करना पड़ेगा। तो एक पिस्टन, गाड़ी का पिस्टन यहां से शुरू करता है, आता है मिड पोजीशन तक, मिड पोजीशन तक उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। इसका मतलब जब यहां पे वेलोसिटी 0 थी और मिड पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब एक्सेलरेट कर रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी बढ़ी। तो ये आधे हिस्से में क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तभी यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, A+ लिखा हुआ है बीच तक। ठीक है, मिड पोजीशन पे पहुंच गया हूं, ओके। टाइम कितना हो गया, 1/4 टाइम लग गया उसको। टोटल टाइम T है, 4 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया, 1/4 1/4 टाइम लग गया उसको, ओके। वेलोसिटी मैक्स हो गई। ठीक है, अब क्या करेगा वो, इधर से गुजरते हुए अब एंड पोजीशन पे आएगा, अपने एंड पोजीशन पे आ गया। अब एंड पोजीशन पे आके उसको वापस मुड़ना पड़ेगा, मतलब वापस जाना है ना अब उसको, तो उसको वेलोसिटी अपनी 0 करनी पड़ेगी। तो एंड पोजीशन पे आएगा तो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। अब टाइम कितना पास हो गया, 1/4 1/4, तो टाइम कितना हो गया, 1/4 + 1/4 T/2 टाइम हो गया।
मतलब 1/2 टाइम लग गया अब उसको, टोटल टाइम अभी तक उसका 1/2 खर्चा हो गया, 1/4 आधे में था, अब पूरा आ गया 1/4। ठीक है, अब वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। बीच में उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी जब वो यहां से गुजर रहा था, एंड पोजीशन पे आया तो उसको अपनी वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी क्योंकि उसको अब वापस मुड़ के जाना है, जैसे बीच से फिर उसके बाद वापस उसको पीछे जाना है, क्योंकि वो तोड़ के आगे थोड़ा ना निकलेगा, वो तो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है ना, तो उसी के मोशन को हम एनालिसिस कर रहे हैं। इस पोजीशन पे आया, वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, मगर बीच में तो उसकी वेलोसिटी मैक्स थी, इसका मतलब जरूर वो क्या किया होगा, डी एक्सेलरेट किया होगा, मतलब सबसे ज्यादा वेलोसिटी और उसको वेलोसिटी 0 करना है वहां तक जाते हुए, तो ऑब्वियस ही बात है वो डी एक्सेलरेट किया होगा, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो क्या होता है, डी एक्सेलरेशन होता है, तो वो क्या किया, डी एक्सेलरेट किया और यहां पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, सेम वैसे एक गाड़ी का पिस्टन रहता है, तोड़ के थोड़ा निकल जाता है, यहां पे आने के बाद वो फिर वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है एकदम, तो वापस कैसे जाएगा, जब यहां वेलोसिटी अपनी 0 कर लेगा। ओके, टाइम 1/2 पास हो गया, डी एक्सेलरेट किया, एक्सट्रीम पोजीशन पे आया, फिर उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा पूरा एसएसएमई का क्वेश्चन बनाने का, कि उसके मिड पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्स होती है और दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्स होगी जिसके अबाउट वो एसएचएम करेगा, ऑसिलेट करेगा, और एक्सट्रीम पोजीशंस पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। और एक्सेलरेशन कैसा होगा, आधे हिस्से में एक्सेलरेट करेगा, आधे हिस्से में डी एक्सेलरेट करेगा। अभी सिर्फ आधी साइकिल चला है, अभी इसका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ t/2 टाइम चला है और इसको 1/2 टाइम और चलना है। ठीक है, तो इधर पोजीशन पे आ गया, -a वाली पोजीशन पे आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर वापस जाएगा वो, अब वेलोसिटी 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0 हुई तो अब वो क्या करेगा, वापस आएगा, यहां से फिर वो अब मिड पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां से निकला, फिर आया, अब जब फिर मिड पोजीशन पे आएगा, यहां से मिड पोजीशन से जब गुजरते रहेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी जब उस इंस्टेंट में उसको देखेंगे तो, क्योंकि यहां से उसको वो क्या किया, एक्सेलरेट करके आया, यहां से वो एक्सेलरेट करके आया तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बीच में आया, बीच में फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और अब टाइम कितना हुआ, 1/2 था, और उसमें अब हम क्या करेंगे, 1/4 और प्लस करेंगे, तो 1/2 में हम प्लस कर देंगे 1/4, तो कितना आएगा, 3t/4 ही आएगा, बिल्कुल वही आ गया। अब टाइम 3t/4, एक आधा टाइम हो गया था, अब फिर बीच में आया तो 1/4 और टाइम ऐड हो गया, तो टाइम कितना आ जाएगा, ये 3/4 ही आएगा, तो 3t/4 टाइम अब पास हो गया। ठीक है, अब यहां पे वेलोसिटी 0 थी, बीच में आया तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई, तो एक्सेलरेट किया, बिल्कुल, तो फिर पिस्टन कहां गया, बीच में आ गया। ऐसे ही तो गाड़ी का पिस्टन वर्क करता है, हमारी गाड़ियों का जो भी इंजन होता है, अब इंजन ऑयल के ऐड में देखे होंगे, यही तो दिखाते हैं उन लोग हमेशा ऐसे। ठीक है, अब जब मिड पोजीशन पे आ गया तो वेलोसिटी मैक्स है, अब उसके बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे वो था, क्योंकि वो कैसा मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, हम बस ये मान लिए कि वो एक किसी कोने से शुरू किया, तो ऐसे गया, फिर उसके बाद वापस ऐसे आ गया, बीच में रुकेगा नहीं, हम एक इंस्टेंट पे उसको देख रहे हैं कि वहां पे उसकी हालत क्या होगी करके। ठीक है, मिड पोजीशन से अब वो क्या आ गया, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। अब जब इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो अब 3/4 प्लस 1/4, 1/4 टाइम और उसको लग गया, तो टोटल टी आ जाएगा, 1 आ जाएगा टोटल। अब तो टाइम कितना हो गया, टी, ये है इसका टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन वो कंप्लीट कर दिया, अब फिर अगले के लिए तैयार होगा। ठीक है, बीच में आया था तो वेलोसिटी मैक्स थी, मगर जब उसको एंड में जाना है तो उसको अपनी वेलोसिटी 0 करनी है, तो ऑब्वियस ही बात है वो फिर क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, अपनी वेलोसिटी कम करेगा, तो एंड में आके फिर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और एक साइकिल वो कर लिया, अब उसका टाइम पीरियड हो गया टी, मतलब वो एक पीरियोडिक फंक्शन की अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। इसी को हम साइन कर्व में या कोसाइन कर्व में शो करेंगे। ठीक, अब जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन आ गया तो फिर अगले के लिए निकलेगा, अगला टाइम ऑसिलेशन करने के लिए, तो टी 1 + 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 5/4 आएगा, तो 1/4 और टाइम ले ली हम, फिर बीच में आ गया, वेलोसिटी मैक्स हो गई, जब बीच से गुजर रहा होगा, और आधे हिस्से में वो क्या करेगा, रफ्तार बढ़ाएगा, एक्सेलरेट करेगा, फिर आधे हिस्से में क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि उसको एंड तक अपनी वेलोसिटी क्या करनी है, 0 करनी है। तो सेम सारी कंडीशन को आप एक गाड़ी के पिस्टन के मोशन से एकदम इमेजिन कर सकते हैं, बट यहां पे थोड़ी सी कंडीशन अलग होती है, पीछे क्रैंक शाफ्ट जुड़ा रहता है, बहुत सारी चीज कंट्रोल करती है, बट लगभग वो वैसा ही मोशन होता है, तो आप इसको एग्जांपल से क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया, यहां से हमें क्या समझ में आया, मेन की हमेशा जब भी वो अपने मिड पोजीशन पे रहेगा, कोई भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, कहीं से भी शुरू किया हो, इधर से शुरू किया हो, हम मान लिए कि वो स्टार्टिंग से शुरू किया है, मगर वो बीच से भी शुरू करके ऑसिलेट करना चालू किया, तो हमेशा उसकी मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी, और दो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, और आधे हिस्से में एक्सेलरेट डी एक्सेलरेट करते रहेगा, वो कहां से कहां जा रहा है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो यहां से हमें यह पॉइंट मिला कि मिड पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कम। ठीक है, तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं हम यहाँ पे, द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द फिगर आर, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, द टाइम आफ्टर विच मोशन रिपीट इटसेल्फ इज टी,
कितने समय बाद वो मोशन वापस अपने आप को रिपीट करता है? टी के बाद, क्योंकि 1/4 1/4 तो टोटल टाइम टी हो गया। हर टी टाइम के बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा, तो पीरियोडिक मोशन तो है ही एक प्रकार का। टी विल रिमेन फिक्स्ड, इट डज नॉट वेरी विथ वेरिएशन इन इनिशियल लोकेशन। अब जो टाइम पीरियड है उसका वो हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हमने उसको स्टार्टिंग से शुरू किया, यदि हम उसको बीच से शुरू करते या किसी एक दूसरे एंड से शुरू करते तो भी वो उतना ही टाइम लेता है। ऐसा नहीं कि कहीं और से शुरू कर दिए उसको, कोई भी बीच से भी एक हिस्से से भी शुरू कर दिए तो भी वो उतना ही टाइम लेगा ऑसिलेट होने में। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड रहेगा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। मतलब एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन है, तभी तो टाइम पीरियड फिक्स्ड है हर ऑसिलेशन का इसका। i.e. इट डज नॉट वेरी विथ वेरिएशन इन इनिशियल लोकेशन। t इक्वल टू 0, इनिशियल लोकेशन क्या थी? t इक्वल टू 0 ही तो होगी ना, कहीं से भी शुरू कर रहे हैं हम उसको। द स्पीड इज मैक्सिमम फॉर जीरो डिस्प्लेसमेंट। अब क्या बोले हम, उसकी जो स्पीड होगी वो जीरो डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? हम मानते हैं कि ये मीन पोजीशन है और उसके बाद ये जो पोजीशन है दो उसकी, एक होगा प्लस ए पॉइंट और एक होगा माइनस ए पॉइंट। तो ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है? यहीं से तो मूव कर रहा है। तो कैसे भी शुरू करे, अभी हमने उसको यहां से शुरू किया था, मगर उसको हम बीच से भी शुरू करेंगे तो टाइम इक्वल टू 0 कहीं से भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब भी वो मीन पोजीशन पे रहेगा, मतलब जब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगी, यहां पे क्या है? इधर तरफ पॉजिटिव एक्स है और इधर तरफ क्या है? नेगेटिव एक्स है। तो मीन पोजीशन पे हमेशा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये चीज हमने देखा कि जब भी वो बीच में रहेगा अपने मीन पोजीशन पे, उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम रहेगी। मैक्सिमम फॉर जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट मतलब जब मीन पोजीशन पे है तो हमारे हिसाब से इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो मीन पोजीशन पे तो 0 है ना उसकी डिस्प्लेसमेंट, मगर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी जब वो मीन पोजीशन से गुजरते रहेगा। तो एट x इज इक्वल टू 0 एंड 0 एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो पहले क्या बोला? उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी जब x क्या है? 0 है। मतलब जब वो बीच पोजीशन पे है अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, सेंटर पे है, तो उसकी वेलोसिटी मैक्स है। आपने देखा कैसे मैक्स होगी। और जब वो 0 होगा, मतलब जब वो अपनी दो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होगा, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। एंड 0 एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द मोशन। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है कि दो उसके कोने, एकदम एक्सट्रीम कोनों में वेलोसिटी क्या होगी? उसकी 0 होगी। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कि कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी हो रही है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। जो अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं उससे एकदम अभी क्लोज न्यूमेरिकल नहीं आया, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा मिलेगा। कुछ आएंगे न्यूमेरिकल्स, मगर नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा न्यूमेरिकल रहेंगे। अब क्या देखेंगे हम? एक नॉर्मल न्यूमेरिकल देखते हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं होगा ऐसे। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़े नॉर्मल न्यूमेरिकल्स रहेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के आगे हम बढ़ते जाएंगे तो हमें और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जो क्या होते हैं? बहुत मजेदार होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स ए सिंपल हार्मोनिक मोशन? पहले पूछ रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करता है। बी पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। कौन से ये दो फंक्शन दिए हुए हैं हमें, 1 और 2, इसमें से कौन सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है बोल रहा है, और कौन पीरियोडिक है मगर सिंपल हार्मोनिक नहीं है, बताओ बोल रहा है। गिव टाइम पीरियड फॉर ईच केसेस। दोनों केसेस के लिए आप क्या दे? टाइम पीरियड दे बोल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला हमें क्या दिया है? साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, और सेकंड वाला दिया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा पीरियोडिक है और कौन सा सिंपल हार्मोनिक है और कौन सा पीरियोडिक है मगर सिंपल हार्मोनिक नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला हमें क्या इक्वेशन दी है? साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी, ये दिया हुआ है फंक्शन हमें। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं पीरियोडिक है कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे हम कोई भी फंक्शन? ये एक प्रकार का क्या है? डिस्प्लेसमेंट दिया है जो होगा x, और वो क्या होगी? x हमेशा क्या होगा? टाइम का फंक्शन होगा, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है तो वो टाइम, किसी टाइम का भी एक फंक्शन होगी। और क्या दिया हुआ है? साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? इससे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो √2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी इंटू, मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब दोनों से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू 1/√2। ठीक है, √2 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, देखते हैं अभी जो 1/2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। 1/√2 को हम बोल सकते हैं, 1/√2 को हम बोल सकते हैं कॉस
45 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, और cos 45 डिग्री है तो cos 45 डिग्री में हम रेडियन में कैसे लिखेंगे वहां पे, क्योंकि ओमेगा टी का मतलब क्या रहता है, वो रेडियन में रहता है वहां पे। तो डिग्री में रेडियन में लिखने के लिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री बाई 4 लिख सकते हैं। ये भी एक प्रकार से क्या होगा, डिग्री में होगा। अब 180/4 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos π/4। 180 एक प्रकार का क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो अब वो किस में हो गया, रेडियन में हो गया। ठीक है, फिर दूसरा एक और तरीके से हम √2 को लिख सकते हैं, वो कैसे, 1/√2। तो ये तो साइन वाले के लिए हो गया, क्योंकि यहाँ पे साइन ए cos b का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। दूसरा 1/√2 को और भी हम क्या बोल सकते हैं, sin 45 डिग्री भी बोल सकते हैं। अब sin 45 डिग्री भी लिखना है तो सेम हम वैसे ही उसको रेडियन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या, sin π/4। ये sin/4 π/4 किस में आ गया, रेडियन में आ गया। 180/4 करेंगे तो 45 डिग्री ही आएगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/√2 ही आएगी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन के पास cos रख देंगे और cos के पास साइन रख देंगे। क्यों, क्योंकि वो cos a cos b sin a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा, और उससे हम क्या कर सकते हैं, पूरा एक साइन का फंक्शन इसको बना सकते हैं। और एक साइन का फंक्शन हो गया मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन हो ही गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो ही गया, तो वो क्या हो जाएगा, हमें इक्वेशन दे देगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या आई है हमारी इक्वेशन, x जो डिस्प्लेसमेंट है, एक फंक्शन तो है ही वो टाइम का, और वैल्यू आएगी यहां पे √2 बाहर में ब्रैकेट में sin ओमेगा टी, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, cos π/4। बीच में क्या है, माइनस साइन है, माइनस, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी है पहले, और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, sin π/4। ऐसा √2 कर दिए। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये क्या दिखा रहा है हमें, sin a, फिर ये क्या है, cos b, और ये क्या ओमेगा टी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, cos a, और ये क्या बन रहा है हमारा, sin b। वैसे ही बन गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा जो क्या होता है, sin a cos b, और बीच में क्या है, माइनस साइन है, तो ये इक्वल टू क्या बन जाता है, साइन, बीच में माइनस साइन है तो क्या बनेगा, ये sin a माइनस b का फॉर्मूला बन जाएगा। इस पूरे चीज को हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b। a क्या होगा हमारा ये ओमेगा टी, और b क्या हो जाएगा हमारा π/4। तो सीधा इसको साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमारा xt क्या आ जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है, टाइम का फंक्शन है, उसको हम सीधा लिख सकते हैं साइन, और क्या है, स्टार्टिंग में तो √2 है, तो √2 को नहीं छोड़ सकते, तो √2 साइन ए क्या है, ओमेगा टी, और माइनस π/4। तो ये क्या आ गया, सिंपल हमारा साइन का फंक्शन आ गया। अब ये साइन का फंक्शन आ गया, इसका मतलब साइन कर्व है, ऑब्वियसली बात है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या होगा, एक पीरियोडिक फंक्शन हमारा बन जाएगा। ठीक है, और क्या है, सिर्फ साइन का है, तो ये हमें क्या शो करेगा, SHM भी शो करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, द फंक्शन रिप्रेजेंट्स, एक साइन वेव है और साइन सिनुसॉइडल फंक्शन ही तो है, तो SHM रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा ये। द फंक्शन रिप्रेजेंट्स SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन एज इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है ही, और इसको हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, x t, जैसे हमने यहाँ पे cos की इक्वेशन लिखी थी, वैसे ये क्या हो जाएगी, साइन की इक्वेशन होगी, दोनों सिनुसॉइडल फंक्शन तो है ही, तो इसको हम लिख सकते हैं a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। यही है सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पे ओमेगा टी वैसी ही है, फाइव क्या होगा, -π/4। ये क्या बता रहा है, हमें फेज बता रहा है, और a क्या है, एम्पलीट्यूड बताता है, उसकी वैल्यू क्या है, √2 है। दोनों को देखें तो वो वैसा ही इक्वेशन बन रहा है। तो ये क्या है, फर्स्ट वाला तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है हमारा। और यदि हम इसका टाइम पीरियड देखें तो हमें पता है कि जो भी साइन कर्व होगा या कॉस कर्व होगा वो क्या होगा, हमेशा 2π/ω में रोटेट होगा, 2π में वो होगा ही। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2π/ω।
क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई तो होता ही है। तो यहां से इसको यदि हम प्रूव करना चाहें कि कैसे बोलते हैं, तो ये ओमेगा टी को हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, 2 पाई से इक्वेट कर सकते हैं। ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहां से इसका टाइम पीरियड क्या आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। उसी टी को मैंने कैपिटल फॉर्म में लिख दिया। ऐसा क्यों 2 पाई के साथ इक्वेट किया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि साइन कर्व एक सिनुसॉइडल फंक्शन है, वो 2 पाई में अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा। तो ये क्या है, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसका क्या है टाइम पीरियड क्या है 2 पाई बाय ओमेगा है, और इसकी फेज कितना है, तो ये हो गया फाई क्या बताता है हमारा फेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे इसमें फेज की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाई 4, इसका क्या है फेज है, जो क्या शो करेगा फाई शो करेगा। और पाई बाय 4 तो इसको हम बोल ही सकते हैं, साथ ही साथ इसको हम एक और चीज बोल सकते हैं, और पाई बाय 4 भी इसका फेस है, और इसकी एक और वैल्यू होती है जिसको हम बोल सकते हैं 7 पाई बाय 4 भी बोल सकते हैं फेज में। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस पाई बाय 4 है तो इसका मतलब वो पहले से चालू हो जाएगा, ओरिजिन के पहले से चालू हो जाएगा। ओरिजिन के इस तरफ पूरा एक्स रहता है, इस तरफ नेगेटिव रहता है, तो यहां से वो शुरू हो जाएगा। तो खत्म भी कैसे होगा, वो 2 पाई के पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यदि 2 पाई से हम पाई बाय 4 माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 7 पाई बाय 4 ही आएगा। तो ऐसे क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक माइनस और दूसरा 7 पाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा उसका दोनों फेज ही हो जाएगा। ऐसा कैसे देख सकते हैं, तो इसको हम क्या करें, ये जो फेज है इसको आप कैसे इमेजिन करेंगे, वो कैसे पहले से चालू हो जा रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं डायग्राम में देख सकते हैं। देखते हैं डायग्राम में देखें तो ये साइन कर्व के लिए फेज है, कॉस के लिए अलग हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहां पे फेज, यहां पे क्या हो जा रहा है, ये साइन कर्व 0 से ही चालू होता है, कॉस वाला यहां ऊपर से चालू होता है। यदि इसमें हम देखें तो जो पहला वाला है जो एकदम स्टार्टिंग से चालू हो रहा है, उसमें हम बोल सकते हैं कि इसका फेज क्या है, इसका फेज 0 है, तो यहां का फाई क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो 0 से ही चालू हो रहा है। अब वो थोड़ा पीछे से चालू हो गया, यहां से चालू हो गया, तो यहां पे हम फेज क्या बोल सकते हैं उसका, पाई माइनस फाई है, जितना भी वो पीछे से चालू हो रहा है उतना उसका फेज है। हमारा भी फेज माइनस से आया, तो हमारा कितना है पाई बाय 4, तो वो यहाँ के पाई बाय 4 से मतलब इसके आधे डिस्टेंस पहले से ही वो क्या हो जा रहा होगा, चालू हो जा रहा होगा वो कर्व, इसलिए वो क्या है उसका फेज। मैंने आपको पहले बताया था फेज क्या बताता है, कितना आगे से चालू होगा कर्व, कितना पीछे से चालू होगा। तो इसका पेस हमारा माइनस था, तो देखिए पीछे से चालू हो रहा है। ये क्या है, यदि यहां से शुरू हुआ ओरिजिन से, देखिए ओरिजिन से थोड़ा सा आगे से चालू हो रहा है, तो इसका फेज हम क्या बोल सकते हैं प्लस में, थोड़ा सा आगे से चालू हो रहा है। हमारा माइनस आया तो थोड़ा सा वो क्या होगा, पीछे से चालू होगा, तो हमारा फेज क्या है माइनस पाई बाय 4 आया। तो ऐसे हम समझ सकते हैं, देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, am sin ओमेगा टी प्लस फाई sin ओमेगा टी माइनस फाई वाला। ठीक है, हमारा क्या आया माइनस वाला आया है, तो ये वाला है हमारा माइनस, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सा और पीछे से चालू होगा, तो माइनस फेज आया हमारा, तो वो वाला रहेगा। ठीक है, तो मतलब फेज का मतलब आप यहां से आइडिया ले सकते हैं कि कर्व आगे से चालू होगा क्या पीछे से चालू होगा। एकदम डिटेल में इसको देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये आइडिया रखना है कि वो आगे और पीछे से चालू हो रहा है। ठीक है, तो एक पहला वाला बन गया, तो पहला वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और पीरियोडिक मोशन तो ये है ही। क्यों पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि 2 पाई में वो अपने आप को रोटेट तो करेगा ही करेगा, मतलब अपने आप की साइकिल अपनी कंप्लीट करेगा ही और दूसरी शुरू करेगा। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला हमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इस फंक्शन को, क्या होगा एक्स टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट जो टाइम का फंक्शन रहेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। यहां पे x के बदले क्या है, बस ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो वो 2 सामने आ जाएगा, तो सेम क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, तो ऐसा अब हम इसको लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, ये 2 को दोनों को दे देते हैं, तो एक्स टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां पे हम मान लेते हैं कि उसका कोई भी फाई नहीं है। यदि इसको हम कंपेयर करें सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो एक इक्वेशन हो जाएगी ये आधी, मगर ये जो 1/2 आ रहा है, ये 1/2 क्या करेगा, दिक्कत कर देगा। ये आधा तो है एसएचएम, मगर जो ये वाला पोर्शन है 1/2, ये क्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो नहीं है, क्योंकि उसमें एक 1/2 वाला फैक्टर आ गया। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कैसे, a cos
ओमेगा टी प्लस फाइव से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे फेज जीरो होगा उसका, एकदम अच्छे से चालू हो रहा होगा स्टार्टिंग से, ए की वैल्यू 1/2 है, मगर एक 1/2 उसमें और आ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं। ये क्या है हमारा, नॉट एसएचएम। पीरियोडिक मोशन तो है ये, पीरियोडिक मोशन तो है, मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं। और ऐसे ही मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, हार्मोनिक मोशन भी बोल सकते हैं। हार्मोनिक मोशन का मतलब पीरियोडिक मोशन ही होता है, सिंपल तरीके से देखा जाए, मगर ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। और यदि हम इसका टाइम पीरियड देखें, तो टाइम पीरियड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2 ओमेगा टी को, जो भी ये वैल्यू रहती है, अब ये क्या होगा, 2 पाई में अपने आप को क्या करेगा, वो करेगा, ये 2 ओमेगा टी, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, और कितना, हर 2 पाई बाद वो अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, क्योंकि कॉस क्या है, एक सिनुसॉइडल फंक्शन है, बस 1/2 उसमें एक्स्ट्रा कुछ कहानी कर रहा है। तो ये 2 ओमेगा टी को हम क्या करते हैं, 2 पाई से इक्वेट कर देते हैं, तो ये जो टी रहेगा ये हमें टाइम पीरियड दे देगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 ओमेगा, 2 कैंसल आउट हो गया, तो स्मॉल टी बोले या कैपिटल टी बोले, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, पाई बाई ओमेगा। तो ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, मगर पीरियोडिक मोशन है, और इसका टाइम पीरियड क्या है, पाई बाई ओमेगा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो पहला वाला था सिंपल हार्मोनिक, दूसरा वाला नहीं है, मगर दोनों पीरियोडिक मोशन तो है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये दो पार्टिकल्स हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, टू पार्टिकल्स एक्सिक्यूट एसएचएम ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। दो पार्टिकल्स हैं, एसएचएम मोशन कर रहे हैं, दोनों का क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अलोंग क्लोज पैरेलल लाइंस दे पास ईच अदर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे को पास करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए, एक ऐसे जा रहा होगा तो एक अपोजिट आ रहा होगा। ईच टाइम देयर डिस्प्लेसमेंट इज हाफ देयर एम्पलीट्यूड। हर बार जो उनकी डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एम्पलीट्यूड का हाफ है, मतलब a/2 पे है उन लोग। एम्पलीट्यूड a से डिनोट होता है। व्हाट इज द फेज डिफरेंस, दोनों के बीच में फेज में फर्क क्या है, कौन कहां से चालू हो रहा है, कौन आगे चालू हो रहा है, कौन पीछे चालू हो रहा है, ये चीज पूछ रहा है। एम्पलीट्यूड हाफ है, ये चीज बोला है। अब दोनों मोशन करते हैं तो याद रखना दोनों टकराएंगे नहीं, दोनों एक मान से हम मान सकते हैं कि एक पैरेलल लाइन में आगे पीछे मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, इसको हम कैसे शुरू करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो पार्टिकल्स हैं और दोनों क्या करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे सिंपल हार्मोनिक की इक्वेशन से। इन एसएचएम यदि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखें तो एक्स जो एक टाइम का फंक्शन होता है, ठीक है, अभी टी नहीं लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं, तो साइन वाला ले लेते हैं यहां पे। ओके, अब यदि हम, ये तो उसका डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी देखें। वेलोसिटी के बारे में अभी हम ज्यादा पढ़े नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के पढ़ेंगे, मगर आप जान सकते हैं कि चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो वेलोसिटी होता है, या चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स को यदि हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दे तो वो वेलोसिटी तो आएगा। तो यदि हम यहां पे इसकी वेलोसिटी देखें तो वो क्या हो जाएगी, dx/dt हो जाएगी। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर दे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, a कॉस, और क्या होगा, एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा टी, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। तो a ओमेगा कॉस, साइन आएगा क्या, नहीं, साइन कॉस बनेगा तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो डिफरेंशिएट किए, बस एक ओमेगा बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, वो कॉस बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, एट टाइम इक्वल टू 0, मतलब जब दोनों क्या कर रहे हो, एक जब क्या कर रहा होगा, मोशन शुरू कर रहा होगा, x क्या बोल रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एम्पलीट्यूड का आधा है, a/2 हो गया। ओके, तो अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेशन दे देते हैं। ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई और ये क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखें हम तो क्या हो जाएगा, ये तो हमें एक कंडीशन उसमें गिवन ही है, तो पहले इक्वेशन में हम उसकी वैल्यू डालते हैं। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का आधा हो जाएगा बोल रहा है वो। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें वैल्यू डालते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी a/2 इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी वाला ही रहेगा, ठीक है, ए साइन टी। टाइम क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बस क्या बचा वहां पे, बस फाई बचा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो साइन फाई बस बचा यहाँ पे, ए साइन फाई, क्योंकि ओमेगा टाइम क्या हो जा रहा है, वहां पे 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें दिख रहा है ए कैंसल आउट हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या रिलेशन आएगा यहाँ पे, साइन फाई को देखें तो साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। अभी फेस के बस हम पास पहुंचे हैं कि हाफ का तो फेस है, मगर ये क्या है, इसको हमें एंगल में देखना पड़ेगा कि ये एंगल में कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये साइन फाई की वैल्यू जो 1/2 है, इसको देखते हैं कि हम इसको एंगल में क्या क्या बोल सकते हैं। ओके, तो देखते हैं कि साइन फाई 1/2 को अपन क्या लिख सकते हैं। फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, तो इससे हमें क्या क्या फेज मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट यदि देखें तो यदि हम π/6 देखें तो π/6 क्या होता है हमारा, यदि एक फेस के बारे में बात करें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, उल्टा भी देख सकते हैं। तो π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री बाई 6, यदि हम 180 लें, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, 30 डिग्री हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइन 30 डिग्री बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू आ रही है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक तो 5/6 फेज बोल सकते हैं, दूसरा देखते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5π/6। अब ये कैसे होगा 5π/6, पाई की वैल्यू डालते हैं 180/6। अब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 150 डिग्री आएगा। तो 150 डिग्री हम क्या बोल सकते हैं, मतलब साइन 150 डिग्री, और साइन 150 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे उल्टा देख सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 50 डिग्री की भी 1/2 है, तो उसको रेडियन में कैसे बनाएंगे, तो आप ऐसे बना सकते हैं, 150 डिग्री मतलब π/180/6, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे 1/2 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा साइन π/6 के, और दूसरा हो जाएगा साइन 5π/6 के। ये क्या है, दो ठोक फेज है जो इतने में आ सकते हैं, यही दोनों फेज क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एक इस फेज से चल रहा होगा, एक इस फेज से चल रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जो फाई आएगा हमारा ओवरऑल, वो क्या होगा, दो फेज होगा यहाँ, मतलब दोनों का अपना अपना फेज, π/6 और दूसरा क्या है, 5π/6, मतलब यही दोनों में क्या आएगी, 1/2 वैल्यू आएगी साइन की, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों पॉजिटिव होगा, तो ये क्या मिल गया, दो फेज मिल गया दोनों पार्टिकल का। अब क्या ले लेते हैं, दोनों की एक एक इक्वेशन बना देते हैं, दोनों का फेज तो पता चल गया, ठीक है। तो एक पार्टिकल को बोल देते हैं हम x1, तो x1 की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, a साइन ओमेगा टी प्लस एक का फेज हमने क्या ले लिया, π/6, ठीक है। दूसरा पार्टिकल क्या है, x2, a साइन ओमेगा टी प्लस 5π/6, दोनों का क्या मिल गया, फेज मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का मेन फेज डिफरेंस निकालने बोला है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं फेज डिफरेंस, डेल फाई, डेल मतलब चेंज फाई में, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों को माइनस कर देंगे, 5π/6 माइनस π/6, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 5/6 माइनस 1/6 आ जाएगा 2π/3, और ये किस में आया है, रेडियन में आया है। तो ये एक हमारा आंसर आ गया कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है। अब यदि हम इसको एंगल में देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इन डिग्री देखना चाहें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू पाई का 180 और नीचे क्या 3, तो उसको देखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 120 डिग्री आ जाएगा, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 120 डिग्री का है। तो ये क्या हो गया, इससे ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कैसा रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा ही बिहेव करता है, तो देखते हैं इसके बारे में। सिंपल हार्मोनिक एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कोई एक पार्टिकल किसी के अबाउट क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मतलब वो एकदम तेज नहीं हो रहा है, जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से घूम रहा है। तो ये क्या है, एक प्रकार से ज्योमेट्रिकल इंटरसेप्शन है। मतलब ज्योमेट्री के फॉर्म में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैसे इंटरसेप्ट करेंगे, वैसा ही है कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ज्योमेट्री के फॉर्म में कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इतना सारा एंगल रहता है इसमें। आप देख रहे हैं ओमेगा टी, तो कैसे इमेजिन करेंगे, उसी का है, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। कंसीडर ए पार्टिकल पी, एक पार्टिकल मानते हैं हम, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड along a circumference of a circle of radius a with center O। एक पार्टिकल P को मानते हैं जो x ओरिजिन से x एक्सिस से स्टार्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, जिसका रेडियस क्या है, a है, और सेंटर क्या है, O है। ठीक है, डायग्राम देखते हैं। तो मान लेते हैं यहां पे एक पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इस सर्कल में ऐसे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या हो रहा है, घूम रहा है, और उसका रेडियस क्या है, जिस सर्कल में वो घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस क्या है, a, और ओ क्या है, उसका ओरिजिन है। तो कैसे हम एक सर्कुलर मोशन को एसएचएम से रिलेट करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो पहले हमने ये कंसीडर किया एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस ए है, और एक्स से शुरू किया, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। द सर्कल इज नोन एज सर्कल ऑफ रेफरेंस। जो भी सर्कल हम मान रहे हैं वो एक प्रकार का क्या है, सर्कल ऑफ रेफरेंस, उसको हम नाम बोलते हैं। वाइल द पार्टिकल पी इज नोन एज रेफरेंस पार्टिकल, और जो पार्टिकल घूम रहा है उस पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार से रेफरेंस पार्टिकल। सर्कल को क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ रेफरेंस, पार्टिकल को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पार्टिकल, क्योंकि उसी से क्या होगा, इन्हीं दोनों के रेफरेंस से क्या होगा, हमें एसएचएम जैसा मिलेगा। लेट पी डैश बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी टू द डायमीटर एक्स ओ एक्स डैश। पी इज नोन एज द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल पी एट डायमीटर एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है, अब मानते हैं हम प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट का मतलब एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि इस पी की परछाई लेते हैं नीचे में। ठीक है, तो यहां पे क्या लिया हमने, उसको प्रोजेक्ट किया, और कौन से डायमीटर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, एक्स डैश ओ और एक्स में, उसको हमने क्या कर दिया, यहां पे प्रोजेक्ट कर दिया। यहां पे भी प्रोजेक्ट करेंगे इस डायमीटर में, वाई ओ वाई डैश में, तो भी सेम होगा, मगर पहले हम एक डायमीटर से समझते हैं। ठीक है, तो हमने उसको पहले यहां पे क्या किया, प्रोजेक्ट किया। आगे कोई टेंशन नहीं लेना है, आगे नहीं बढ़ना है, पहले हम उसको बस प्रोजेक्ट कर रहे हैं यहां पे। तो ये एक पी डैश इंस्टेंट पे आया, किसी एक पॉइंट पे आया पी, यहां पे एक पॉइंट पे हम उस पे एनालिसिस कर रहे हैं, ओमेगा से घूम रहा है वो, यहां पे उसको प्रोजेक्ट कर दिए, तो ये पॉइंट का हमने नाम लिया पी डैश। ओके, आगे देखते हैं। एज द पी मूव्स अलोंग द सर्कल, जब वो पी क्या करेगा, पूरे सर्कल में गोल गोल घूमेगा, फ्रॉम एक्स टू वाई, वाई टू एक्स डैश टू वाई डैश, एंड वाई डैश टू एक्स। कैसे सर्कल में घूमेगा, एक्स टू वाई, पहले घूमेगा कैसे, ऐसे सर्कल में, तो x से y जाएगा, y से x डैश जाएगा, x डैश से y डैश से x, मतलब वो पूरा ऐसे क्या करेगा, सर्कल घूमेगा। जब वो पूरा घूमेगा, thus p revolves along the circumference of the circle while its projection p moves to and fro about the point O along the diameter OXO। अब वो क्या होगा, जैसे जैसे p सर्कल में घूमेगा तो जो उसका पॉइंट है वो क्या होगा, वेरी करते रहेगा। कैसे, अभी यहां पे, इधर पे आया, ऊपर में आया, यहां पे आया, तो अब उसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, ऐसा। फिर उसके बाद यहां पे आया तो प्रोजेक्शन कहां पे आ जाएगा, ओरिजिन। यहां पे आया तो प्रोजेक्शन कैसा बनेगा, ऐसा। यहां पे आया तो प्रोजेक्शन ऐसा बनेगा। ठीक है, अब फिर जैसे यहां पे घूम के आएगा, मान के चलिए यहां पे आ गया तो प्रोजेक्शन क्या हुआ, ऐसा। फिर यहां पे आया तो प्रोजेक्शन कैसा हुआ, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये पॉइंट पी पूरे सर्कल में घूमेगा तो इसका जो भी प्रोजेक्शन होगा पी डैश, वो क्या करेगा, ऐसे 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब इमेजिन करके देख सकते हैं, जैसे जैसे पी घूमेगा इस सर्कल में, हर बार उसका पी डैश प्रोजेक्शन क्या करेगा, ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा एक्स एक्सिस में। ओके, हेंस द मोशन ऑफ पी डैश अबाउट पॉइंट ओ इज बी सिंपल हार्मोनिक। तो यदि हम पी डैश का मोशन देखें, जो उसका प्रोजेक्शन है इस पॉइंट का प्रोजेक्शन देखें, तो वो क्या करेगा, एक प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो करेगा। हर बार वो ऐसे घूम के आएगा, कहीं से भी आप कोई भी एक पॉइंट पे उसका, जहां यहां पे आया, यहां पे प्रोजेक्शन ले लेंगे तो यहां पे आ जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो वो यहां पे जाएगा, ऐसे वो घूमते रहेगा। तो ये जो पी डैश है उसकी परछाई वो इस लाइन में ऐसे आगे पीछे होते रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Therefore, the projection of a uniform circular motion upon a diameter of a circle executes simple harmonic motion। तो इसका मतलब यदि कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है
कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यदि हम प्रोजेक्ट कर दें उसके कोई भी डायमीटर में, अभी तो हमने एक एक्स वाले डायमीटर में प्रोजेक्ट किया, वाई में करेंगे तो भी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे से करेगा। तो जब भी हम किसी एक यूनिफॉर्म सर्कल का प्रोजेक्शन, उसकी परछाई लेते हैं उसके कोई भी डायमीटर में, तो वो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। और यहीं से हम उसका एंगल भी समझ सकते हैं कि कैसे वो एंगल चेंज कर रहा है, तो वो डिस्टेंस क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन of the reference particle along any other diameter of the circle reference will also be a simple harmonic motion। अभी हमने उसको किस में देखा, x में देखा। यदि उसका प्रोजेक्शन हम y में भी ले लेते, जैसे यहां पे क्या है, एक m डैश पॉइंट है, यदि हम इसका प्रोजेक्शन y में भी ले लेना तो भी क्या होगा, यहां पे आया तो यहां पे प्रोजेक्ट होगा, ऐसे घूम के गया, यहां पे ले लिए उस पॉइंट को तो देखिए फिर वो वापस आ रहा है, यहां पे ले लिए तो फिर वो वापस आ रहा है, इधर पे ले लिए y में प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो भी वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे करके सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहा है। तो एक सर्कुलर पॉइंट में, और यही क्या बताएगा, उसका फेज बता देगा एंगल की कितना वो चेंज हो रहा है, ऐसे करके ओमेगा टी से थीटा तो हमें पता चल जाएगा, फेज क्या बताएगा कि कहां से शुरू हो रहा है। अभी यहां पे फाई हमने क्यों लिया, क्योंकि वो इधर से शुरू कर रहे हैं हम उसको, इसलिए यहां से लेते, यदि उसको यहां से शुरू करते हम उस पार्टिकल को तो फाई जीरो हो जाता। मतलब फेज क्या बताता है, कितना आगे से चालू हुआ कितना पीछे से चालू हुआ, कोई भी कर यहां से यदि शुरू करते तो फेज तो जीरो हो जाता उसका। यहां पे हमने ऊपर से शुरू किया तो वो उसका फेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो y एक्सिस में भी यदि हम इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें, जैसे m डैश पॉइंट, m पॉइंट है यहां पे, तो भी वो यहां पे क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ए क्या बताता है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्टेंस साइन कर्व का, तो वो भी क्या है, यहां पे क्या है, वो रेडियस के फॉर्म में ए। ठीक है, therefore the projection of a uniform circular motion upon a diameter of the circle executes a simple harmonic motion। ठीक है, तो हमने देख लिया, एक सर्कल को हम प्रोजेक्ट करेंगे उसके डायमीटर में एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करेगा। द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ रेफरेंस पार्टिकल अलोंग एनी अदर डायमीटर ऑफ द सर्कल रेफरेंस विल आल्सो बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हेंस SHM कैन बी ज्योमेट्रिकली डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर ऑफ द रेफरेंस सर्कल। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन किसी भी उसके डायमीटर में हम करें तो वो क्या होगा, एक प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। तो SHM कैन बी ज्योमेट्रिकली डिफाइन एज द प्रोजेक्शन, जो सर्कल में एक पॉइंट घूम रहा है उसका प्रोजेक्शन ऑन एनी डायमीटर, कोई भी डायमीटर हो उसका, x वाला डायमीटर ले या y वाला डायमीटर ले, ऑफ द रेफरेंस सर्कल को ही हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये दो इक्वेशन रहती है कि यदि y में प्रोजेक्ट हुआ, x में प्रोजेक्ट हुआ तो उसको हम cos से बोल सकते हैं, y में यदि हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे हम sin की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन हम कहीं भी साइमल्टेनियसली यूज करते हैं, दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कैसे गिवन है। हाँ, बट कभी कभी क्वेश्चन में बोल दिया कि आप ओरिजिन से शुरू करो तो आप क्या लेंगे, साइन वाला टर्म लेंगे। मगर यदि आपको क्वेश्चन में बोल दिया, यहां पे बोला है कि यदि x में प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका हम ये इक्वेशन ले सकते हैं, y में प्रोजेक्ट में हम साइन का इक्वेशन ले सकते हैं। बट एक और चीज याद रखिए, कभी कभी बोलता है कि जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से मूव करना चालू कर रहा है, तो ओरिजिन से मूव करना चालू करेगा तो उसके लिए हमें साइन कर्व लेना पड़ेगा, क्योंकि साइन कर्व ओरिजिन से चालू होता है। और यदि कॉस साइन की क्वेश्चन में इक्वेशन दिया तो हम तो वही लेंगे, ओरिजिन से बोल दिया तो यहां पे, और यदि बोलेगा कि उसका कुछ एम्पलीट्यूड है स्टार्टिंग में तो ये कॉस कर्व आएगा फिर यहाँ। ठीक है, तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि क्या लेना है। दोनों सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है, जहां पे ये उसका थीटा रहता है और वो क्या रहता है, उसका फेज बताता है। तो y में x में रहेगा तो ये इक्वेशन ले सकते हैं, y में रहेगा तो a साइन वाली ले सकते हैं। ओके, अब एक नोट पॉइंट देखते हैं। अब नोट पॉइंट में क्या है कि हम ठीक है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर तो कर रहे हैं, मगर फोर्सेस अलग होती है यहाँ पे, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे, इसको आपको देखना भी है, आपको इमेजिन भी करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, एक बॉल लीजिए, उसमें रस्सी बांधिए और ऐसे ऐसे घुमाइए, ठीक है, और दीवार में उसकी परछाई देखिए। तो आप तो गोल गोल घुमा रहे हैं, मगर दीवार में उसकी परछाई ऐसे ऐसे मूव करेगी। तो आप इधर से देखिए और बॉल को ऐसे घुमाइए, तो दीवार में देखेंगे तो उसकी परछाई ऐसे ऐसे मूव करेगी, पीछे तरफ आपके लाइट रहेगी, तो आपको दिखेगा कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की मेरी बॉल। तो यहां पे क्या होगा, बस फोर्सेस अलग होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अलग सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। तो बस यहाँ पे एक अंदाजा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी होता है, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी बनाएंगे, मगर फोर्स अलग होती है यहाँ पे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है और वहां पे अलग फोर्स एक्ट कर रही है। In spite of this connection between circular motion and SHM, the force acting on the particle in linear SHM is very different। जैसे हमने पहला वाला पार्टिकल देखा जो लीनियर SHM में था, उसमें फोर्स बहुत अलग एक्ट होती है और इसमें बहुत अलग एक्ट होती है। From the
सेंट्रीपिटल फोर्स नीडेड टू कीप द पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहता है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उसको रोटेट करने के लिए। ठीक है, अब एक और नोट पॉइंट देखते हैं, जनरली आगे जाके आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जब भी साइन ऐसा डिग्री मेंशन हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, वो 15 डिग्री होगा। और जहां पे डिग्री का साइन नहीं लगा है, मतलब सिर्फ साइन 15 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो 15 रेडियन बोल रहा है। ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होती है, आगे हम जब मेन न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो जहां पे भी डिग्री है वहां लिखा होगा, और जहां कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब आप मानेंगे कि वो रेडियन में है एंगल। जैसे पाई वाई के टर्म में तो सब रेडियन में रहता है, वो डिग्री है तो डिग्री में प्रॉपर मेंशन करूंगा और आपको दिखाऊंगा वहां। ठीक है, अब एक ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम कैसे वो करते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को, रीड करते हैं क्या बोल रहा है। फिगर बिलो एक फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, देखते हैं कैसी फिगर दी हुई है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमें एक फिगर गिवन है, एक्सिस गिवन है और यहां पे क्या है, एक सर्कल बना हुआ है। ऐसी फिगर क्वेश्चन में गिवन है। एक्सिस की वैल्यू गिवन है, यहां पे क्या है एक्स और वाई, और यहां पे ऐसे लिखा हुआ है t इक्वल टू 2 सेकेंड। इसका मतलब वो क्या देता है, उसका टाइम पीरियड देता है। और यहां पे लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या दिया हुआ है, हमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। और कुछ फिगर में है, ठीक है, p यहां पे है और यहां पे ऐसा ब्रैकेट में लिखा हुआ है t इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब वो पार्टिकल यहां पे है, यहां से शुरू करेगा वो घूमना, नीचे से पार्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, जहां पे t इक्वल टू 0 लिखा रहता है, मतलब टाइम वहां पे 0 है, तो वो वहां से घूमना चालू करेगा ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का डायग्राम है, अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। फिगर बिलो शोज ए सर्कुलर मोशन ऑफ ए पार्टिकल, ऑल द पैरामीटर्स आर लेबल्ड इन द फिगर। ठीक है, 2-3 पैरामीटर हैं। ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द रिवॉल्विंग पार्टिकल p। ये जो पार्टिकल यहां पे t इक्वल टू 0 दिया है, मतलब वो यहां से रिवॉल्व करना चालू कर रहा है, और इसकी क्या दे, सिंपल हार्मोनिक मोशन दे। ठीक है, तो इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाते हैं हम, इक्वेशन मतलब। ओके, तो नीचे से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, गिवन देखते हैं कि वो डायग्राम से हमें क्या क्या आइडिया होता है। एक तो वहां पे t दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वो टाइम पीरियड दिया हुआ है कि कितने टाइम पीरियड, एक सर्कल कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो कितना दिया हुआ है, 2 सेकंड दिया हुआ है। और वहां पे 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ था एक्स एक्सिस में, इसका मतलब वो a दिया है, एम्पलीट्यूड हमारे कर्व का। इसका मतलब क्या है, वो रेडियस है, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पे वो डायग्राम बनाते हैं। ये ऐसा एक कर्व में है वो पार्टिकल। ओके, एक उसका एक्सिस है y और दूसरा क्या है, एक्स एक्सिस। पार्टिकल कहां पे है, पार्टिकल यहां पे है इनिशियली, यहां पे क्या है, p पार्टिकल है और टाइम क्या है, 0 है। टाइम 0 है, इसका मतलब वो पार्टिकल यहीं से शुरू होगा। अब मानते हैं कि ये पार्टिकल क्या होगा, हल्का सा इसको डेविएट कर देते हैं, और कैसे चलाते हैं, क्लॉकवाइज चलाते हैं। यहां पे साइन का भी फर्क होता है। इस पार्टिकल को मान लेते हैं हम, ये p डैश पॉइंट पे आया, और यहां p डैश पॉइंट पे ये क्या बनाएगा, ऐसा इधर पे आया। हल्का से उसको रोटेट करते हैं, तभी क्या कर पाएंगे, हम उसकी इक्वेशन बना पाएंगे। तो ये एंगल कितना बनाया, यहां से थीटा बनाया। ठीक है, ऊपर वाला एंगल देखें तो ये दोनों 90 है, तो ये एंगल देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल। ओके, बिल्कुल दिख रहा है फिगर में। ठीक है, 90 छोटा हो गया। ये वाला एंगल क्या है हमारा, ओ, ये वाला एंगल होगा हमारा 90 माइनस थीटा। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। ओके, अब इस पार्टिकल को हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं यहां पे, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम n, और ये O क्या रहेगा, बीच में ओरिजिन। क्योंकि पार्टिकल इसी में ऐसे क्या होगा, ऐसे से गोल गोल घूमेगा, तो ये अपने x एक्सिस में ही क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा ना। ये इसका x एक्सिस और ये इसका y एक्सिस, इसी में क्या करेगा, जो n पॉइंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ, ये डिस्टेंस हम ले लेते, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस को ले लेते x, एक पर्टिकुलर टाइम में, टाइम यहां पे 0 था, यहां पे कुछ टाइम है, टाइम को हमने वहां पे t ले लिया है, कुछ भी एक टाइम, कितना भी सेकंड पे वो वहां पे पहुंच सकता है। ओके, अब देखते हैं हम कि कितना वो एंगल स्वेप्ट कर रहा है। तो एंगल
swept by particle, कितना एंगल वो स्वेप्ट कर रहा है, थीटा। थीटा एंगल घूमा है, वो पी से पी डैश आया है कोई भी एक टाइम में। यहां पे टाइम क्या है, टी मान लिए हम, कितना भी टाइम हो सकता है वो। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी लिख सकते हैं। ओके, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हमें क्या होगा, टाइम पीरियड पता होगा कितना, 2 पाई में ही तो वो अपने आप को वो करेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं। ऐसा कैसा लिखा, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है, यही टाइम पीरियड होता है। तो यदि यहां से मैं ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहूं तो ओमेगा ऊपर टाइम नीचे, तो 2 पाई बाय टी लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो वही हमने क्या किया, यहां पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां से क्या होगा, अब यहां पे टाइम पुट करते हैं और कौन सी वैल्यू पुट करनी है, हाँ, टाइम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, थीटा इक्वल टू 2 सेकेंड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये जो टी है टाइम पीरियड इसका, ये टी तो टाइम पीरियड ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 2t, तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो थीटा क्या आ जाएगा हमारा, पाई टी आ जाएगा। एक प्रकार से क्या निकला हमारा, एंगल निकला। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसका फोर्स एनालिसिस देखते हैं, मतलब फोर्स एनालिसिस बोल रहा हूं, मतलब इसको रिजॉल्व करते हैं इस पी को। ठीक है, तो यहां पे एक डायग्राम देखते हैं पहले। यदि इसको रिजॉल्व करें हम तो ये कैसा है, यहां पे ये एक पॉइंट है O और ये वाला पॉइंट है हमारा P डैश। ठीक है, थीटा कहां से बना रहा है, वो यहां से थीटा बना रहा है, तो ये वाला जो जगह होगा वो क्या होगा, P डैश कॉस थीटा होगा। ओके, और जो ये वाला उसका कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, P साइन थीटा होगा। और यही क्या है, N जो उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, तो एक तरफ जहां से एंगल बना रहा है वो कॉस, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साइन। तो ये डिस्टेंस हम निकालना चाहें तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, P साइन थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि वो इधर से तो कॉस एंगल बनाएगा और उधर से वो, ठीक है, कुछ लोग इसको कॉस से भी बना लेंगे, कॉस से भी रिजॉल्व कर देंगे। कैसे कि ये जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो यहां से वो कॉस बनाएगा तो उसको कॉस में भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे भी आप ले सकते हैं उसको। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, कॉस वाला भी लिख देंगे क्योंकि वो वैसा ही आएगा, तो कैसा भी ले, थीटा से उसको रिजॉल्व करेंगे या 90 माइनस थीटा से रिजॉल्व करें, वही आंसर आएगा। तो ये हम ले लेते हैं पी साइन थीटा, तो एनओ की वैल्यू, मतलब ये एनओ की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी साइन थीटा आ जाएगी। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा ओ एन, डिस्प्लेसमेंट ओ एन ही है, यही डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम इक्वेशन, और देखना धीरे से हम क्या बना रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन बना रहे हैं, और क्या आया वो हमारा पी साइन थीटा। ठीक है, पहले एक लाइन लिख देते हैं, ओ पी डैश साइन थीटा, ओ पी डैश को हमने प्रोजेक्ट करके लिखा है क्या, ठीक है, डायग्राम में देखते हैं। हाँ, ओ पी डैश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये पी डैश है तो ये क्या हो जाएगा, ये पी डैश के बदले ओ पी डैश बोल दे रहे हैं, मतलब ये लाइन का साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओ पी डैश भी उसको बोल सकते हैं हम। ओके, ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे दूसरे लोग उसको कॉस वाले कंपोनेंट से रिजॉल्व करेंगे तो भी वही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी डैश कॉस, जो क्या है 90 माइनस थीटा है, तो रेडियन में क्या हो जाएगा, वो पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे जो ये नेगेटिव साइन आता है, ये नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कॉस में क्योंकि ना वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन रहेगी, वो अगले क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ओपी की वैल्यू हमें पता है, ओपी की वैल्यू कितनी होगी। अब ये जो ओपी की वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी, हमें जो रेडियस दिया है वही तो वैल्यू होगी, क्योंकि ये ओपी की तो रेडियस वाली ही वैल्यू होगी। तो ये क्या हो जाएगा, जो पी साइन थीटा आएगा, ओपी साइन थीटा यहाँ पे, उसकी भी वैल्यू तो 2 ही होगी, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस तो गिवन है। भले प्रोजेक्ट करने से क्या होता है, हम उसका एक कंपोनेंट ले रहे हैं तो वो साइन थीटा की फॉर्म में कम हो जाएगा भले, मगर ओपी की वैल्यू तो 2 ही होगी, जो रेडियस गिवन है। यहाँ पे क्या कर देंगे, उसी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो कितना लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। ओवरऑल ऑलरेडी वो पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो वो साइन थीटा ही आएगा। यदि कोई ऐसा रिजॉल्व किया, ऐसा रिजॉल्व किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा आ जाएगा। ओके, ठीक है, और हमने थीटा की भी वैल्यू पहले निकाल ली, थीटा कितना है, पाई टी है। ठीक है, अब यहां पे हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, माइनस एक्स टी भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स
टी भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख सकते हैं माइनस एक्स टी? क्योंकि वो मीन पोजीशन से इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस तरफ जा रहा है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, पॉजिटिव भी आप उसको लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन बस ये शो करता है कि वो मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं या मेन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ओवरऑल इक्वेशन यदि पॉजिटिव ही लिखे हम उसको तो क्या आएगी हमारी ओवरऑल इक्वेशन? एक्स टी जो एक फंक्शन है टाइम का, 2 साइन थीटा जो एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है, और थीटा की वैल्यू क्या है? पाई टी। तो ये आ गई हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन उस पार्टिकल की, जो पार्टिकल क्या कर रहा है उसमें रोटेट कर रहा है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है और जिसका रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा यहां पे एक कंसेप्ट रहता है जो आगे जाके आपको देखने मिलेगा। यहां पे जो ये नेगेटिव साइन आया ना ओरिजिनली, ये किसके कारण आया ना? कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन यहां पे आ रहा है। कोई बात नहीं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा कि साइन कैसे लेना है। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि फेस का कैसे लेना है। यहां पे क्यों नहीं ले रहे हम पॉजिटिव नेगेटिव? क्योंकि फेस तो आ ही नहीं रहा है उसका। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे क्या है, दो ठोक हमें फिगर गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो दोनों फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, जब सॉल्व करते रहेंगे तब फिगर बनाते रहेंगे। वैसे ही गोला वाला ही है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। फिगर गिवन बिलो डिस्प्लिट्स 2 सर्कुलर मोशन। ठीक है, 2 सर्कुलर मोशन की फिगर रहेगी प्रीवियस टाइप से। देखते हैं निकालने क्या बोला है। द इनिशियल रेडियस ऑफ द सर्कल, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर। ठीक है, देख लेंगे क्या क्या दिया है फिगर में, कौन सा रिवॉल्यूशन है, कहां घूम रहा है, क्या उसका टाइम पीरियड है, सब फिगर में दिया है। निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? ऑब्टेन द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द x projection of the radius vector rotating particle p in each case। ठीक है, x में प्रोजेक्शन है पार्टिकल का और हमें क्या करनी है? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या करना है? उसको इक्वेशन निकालनी है। ओके, सेम जैसे अभी हमने एक सर्कुलर क्वेश्चन बनाया वैसी क्वेश्चन है। ओके, तो क्या करते हैं, दो फिगर है यहाँ पे, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो दोनों को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। पहले फिगर बना लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो फर्स्ट वाली फिगर देखें तो कैसा है, एक सर्कल है। ओके, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा क्या है? वाई एक्सिस। पार्टिकल कहां पे दिया है क्वेश्चन में? कैसे फिगर दी हुई है? ये जो फिगर मैं बना रहा हूं ऐसी एग्जैक्ट फिगर में भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में भी मतलब एग्जैक्ट ऐसी ही फिगर है। यहां पे एक पी पार्टिकल है और ऐसा लिखा हुआ है t इक्वल टू 0। इसका मतलब यहीं से चालू होगा। ओके, और उसका प्रोजेक्शन दिया है यहां पे ऐसा एक, और वो है हमारा p। ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है। यहां पे क्या दिया हुआ है हमें? टाइम लिखा हुआ है यहां पे, उसका मतलब टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 सेकेंड्स। और क्या दिया हुआ है? ये एंगल दिया हुआ है हमें। ये एंगल मतलब 45 डिग्री, तो उसका ऑलरेडी फेज है ही। उसके बाद वो p डैश में जा रहा है और उसका प्रोजेक्शन हमें इधर पे देखना है कि कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन में इतनी फिगर हमें गिवन है। ये पार्टिकल जब यहां पे जाएगा तो क्या इक्वेशन बनेगी, ऐसा हमें बोल रहा है। एंगुलर सेंस और रोटेशन का भी सेंस दिया है यहां पे कि वो कैसे रोटेट हो रहा होगा, तो वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो यहां पे हम पॉजिटिव लेंगे। क्लॉकवाइज रहेगा तो उसको हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं एट, जब टाइम 0 है उसका, जब टाइम उसका 0 है मतलब ये वाली पोजीशन, तो उधर पे क्या है? जो फेज है उसका, फेज कांस्टेंट की पूरी वैल्यू देखे तो ओमेगा टी प्लस फाइव, यही होता है पूरा फेज कांस्टेंट। टाइम 0 है तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। इसका मतलब जब टाइम 0 है तो उसका फेज क्या है? 45 डिग्री। 45 डिग्री को यदि हम रेडियन में लिखें तो क्या हो जाएगा? वो पाई बाय 4, 180 डिग्री बाय 4। ठीक है, तो जब टाइम 0 है तो उसका फेज क्या है? 5 बाय 4 है। ओके, अब हम यहां पे क्या हो जाएगा? एक टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में उसको लेना है। ठीक है, तो एट टाइम इक्वल टू टी, जिसपे हमें क्या करना है? उस पी का सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन बनाना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फेज देखते हैं अब कैसे होगा फेज इसका? पाई बाय 4 है। हाँ, अब टी 0 नहीं हुआ है तो वही इक्वेशन रहेगी फेज कांस्टेंट की, जो क्या होती है? ओमेगा टी प्लस फाइव होती है। यही इक्वेशन रहेगी, बस यहां पे अब टी 0 नहीं हुआ है तो ये क्या आएगी इसकी इक्वेशन? ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है? वही कहां से शुरू हुआ है? 45 से चालू हुआ है तो पाई बाय 4 ही आएगी।
तो ये क्या है, उसके पूरे एंगल का आ गया, एंगल ओमेगा टी और उसका फेस दोनों मिलके आ गया। अब हमें क्या करना है, बस इसको इक्वेशन में प्लॉट करना है, ठीक है। तो अब इसकी यदि हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स टी इक्वल टू ए, जो क्या होगा उसका एम्पलीट्यूड, ओके। और कैसा लिखेंगे यहां पे, थीटा आ गया, एक्स प्रोजेक्शन हमें निकालना है तो ए कॉस और एंगल ओमेगा टी, यही वाला क्या आ जाएगा, फेस कांस्टेंट ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, ओके। ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हमें ओमेगा की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो ओमेगा की भी वैल्यू क्या होगी, सेम वही 2 पाई बाय टी होगी, क्योंकि टी क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो यहां पे हम ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए कॉस, ब्रैकेट में ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं 2 पाई बाय टी, टी प्लस पाई बाय 4, ठीक है। प्लस साइन यहां पे क्यों लिए हैं बीच में दोनों के, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। क्लॉकवाइज चलता तो उसमें हमें नेगेटिव साइन देना पड़ता, ओके। अब यहां पे क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी हमें कितना गिवन है, 4 सेकेंड गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, टाइम पीरियड उसका 4, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा 1 और ये 2 2 जा, तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 टी प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं इसकी क्या बनेगी, एक्स टी ए कॉस, ब्रैकेट में सॉल्व कर दिया हम उसको, तो पाई टी बाई 2 प्लस पाई बाय 4, ये क्या हो गई, इक्वेशन बन गई, ओके। पाई टी बाय पाई बाय 4, ठीक है, आ गया आंसर। बस यही क्या करना था, इतना उसमें इक्वेशन ही बनानी थी उसकी कि फेस क्या है उसका, तो ये आ गया SHM की इक्वेशन, जिसका फेस क्या है, प्लस 5 बाय 4, और प्लस क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि वो कैसा रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाले में कैसा फिगर दिया हुआ है, पार्टिकल एक्स एक्सिस और ये इसका वाई एक्सिस, ठीक है। देखते हैं पार्टिकल कहां पे, एकदम स्टार्टिंग में, तो ये यहां पे है पार्टिकल, वाई डैश में, डैश भी लिख सकते हैं जैसे वहां था P, और टाइम इसका क्या है, 0, टाइम 0 है, मतलब वो यहीं से शुरू करेगा, और रोटेट कैसा कर रहा है, इस बार क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो देंगे, और क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है ऐसे 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स क्या दिया है, इसका टाइम पीरियड दिया है। तो यहाँ पे इसका इनिशियल फेज हमको दिख ही रहा है, कितना है, 90 डिग्री है ये, इधर इस एक्सिस से, एक्स एक्सिस से देखे तो 90 डिग्री तो इसका ओरिजिनल इनिशियल फेज ही है। तो सिर्फ फाई की बारे में बात करें इसके फेस का, तो वो 90 डिग्री दिख ही रहा है, इसका मतलब क्या, पाई बाय 2 रेडियन, ओके। अब इसकी इक्वेशन पुट करें हम, तो एक्स टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहां पे हम कैसे लेंगे, एक्स टी इक्वल टू बी कॉस ओमेगा टी, अब यहां पे क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि वो क्लॉकवाइज चल रहा है इसलिए, ओमेगा टी माइनस 5, ये आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं बी कॉस और ओमेगा टी, टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड दिया हुआ है, तो ओमेगा की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्या, 2 पाई बाय टी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय टी स्मॉल टी माइनस 5, ठीक है। ये अभी इक्वेशन बन गई। अब क्या करते हैं, यहां पे टी की वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, एक्स टी इक्वल टू 30 आ जाएगा, बी वैल्यू पुट कर देते हैं, बी कॉस 2 पाई टी ऊपर में है और नीचे कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड उसका टाइम पीरियड दिया हुआ है, प्लस फेस कितना है इसका, नेगेटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहा है, माइनस 5 बाय 2, तो ये 2 1 और ये क्या हो जाएगा, 15 से कट जाएगा, तो एक्स टी कितना आएगा इसका, बी कॉस, बी क्यों, हाँ अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन में हम पहले ए ले रहे थे और बी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे इसका क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस को वो बी से डिनोट किया है,
इसके पहले वाले में हम a ले रहे थे, मगर यहाँ क्वेश्चन में ही उसका रेडियस b से डिनोट किया हुआ है। बुक में जो क्वेश्चन है उसी में b से वो बोला है कि वो उसका रेडियस है, मतलब ये उसका एम्पलीट्यूड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, b लेके चल रहे हैं a के बदले। ओके, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई t बाई 15, पाई t बाई 15 प्लस पाई बाई 2, तो यही क्या आ गई उसकी इक्वेशन, नेगेटिव पाई बाई 2। तो इसी के साथ हो गया ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। इसकी इक्वेशन बस बनानी थी, एकदम सिंपल है, ये आ गया आंसर, बस फेज आपको देखना है। ओके, तो ये क्या था, हमारा पहला पार्ट था सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी के बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम किसके बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में, और 4-5 क्वेश्चन मेन उसके डिस्प्लेसमेंट से बनाएंगे, कैसे वेलोसिटी निकालते हैं, कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।